हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगत तंत्र के चैप्टर नंबर 21 इंजरीज़ की, जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ इंजरीज़, फिर मैकेनिकल इंजरी, फायर आर्म इंजरी, थर्मल इंजरी एंड डवरी डेथ। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या मस्ट टू नो है, क्या डिज़ायर टू नो एंड क्या नाइस टू नो है। ठीक है, मस्ट टू नो तो हमेशा पढ़ना ज़रूरी है, डिज़ायर टू नो मर्जी है पढ़ो या ना पढ़ो, नाइस टू नो छोड़ दो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से भी डीके में से भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और डीके में से एंट्री एंड एग्जिट वुंड में डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिफाइन एंड क्लासीफाई इंजरीज़, उसके बाद उसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंजरीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, एज एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट हम मैकेनिकल इंजरीज़ का पढ़ेंगे। तो बाकी फायर आर्म में भी सारी चीज़ें सेम है, इसमें भी सेम है, बस रूल ऑफ 9 एंड डिग्री ऑफ बर्न्स इसमें एक्स्ट्रा है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ डवरी डेथ। तो हमें इंजरीज़ में जो पढ़ना है, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की वो पूरी टेबल हम आपको याद करा देंगे, फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट तो सबका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कैरेक्टरिस्टिक और एज हम पढ़ेंगे जो कि मस्ट टू नो में हमारे सिलेबस में है। तो बेसिक्स ऑफ इंजरी में जो इन्होंने सबसे पहले बताया है, व्हाट इज़ इंजरी एंड व्हाट इज़ वुंड वट एवर यू से। ठीक है, तो इंजरी वो होती है, सबसे पहले इंजरी की डेफिनेशन देखिएगा कि इट इज़ कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ओवर बॉडी। देखो, वो कोई भी इंजरी और वुंड क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स एक्ट करे बॉडी पर, जिसमें बॉडी और वेपन दोनों मूव कर रहे हों, या फिर सिर्फ और सिर्फ वेपन मूव कर रहा हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ बॉडी मूव कर रही हो। सो दिस इज़ द इंजरी और वुंड। कैसे कॉज होता है, अब हम बात करते हैं कि इंजरी की डेफिनेशन क्या है। तो एन इंजरी कैन बी डिफाइंड एज एनी हार्म इलीगली कॉज, जो कि एक तो नुकसान है और दूसरा इलीगली कॉज किया जाता है किसी भी पर्सन को बॉडी पर आघात करके, या फिर मन पर, या फिर उसकी रेपुटेशन को ख़राब करके, या फिर उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी की हानि उसे करना। तो ये सारे केसेस क्या है, इंजरीज़ हैं, यानी ये फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल कुछ भी हो सकता है। बट वुंड इज़ द ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन, जहाँ पर स्किन हट जाए, कट जाए, फट जाए, दैट इज़ नोन एज वुंड। ठीक है, इट इज़ द डिसरप्शन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्किन और टिश्यू एसोसिएटेड विद डिसरप्शन ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, जिससे ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर उसका ख़राब हो जाए या उसका फंक्शन ख़राब हो जाए। इसके बाद वो बता रहे हैं कि सम सेक्शंस अबाउट इंजरीज इन IPC 1860, ये क्या है। ठीक है, ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिलेबस में तो इतना कुछ है नहीं। बेसिक्स ऑफ इंजरीज में मैकेनिकल इंजरीज, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होती है कि बॉडी एब्सॉर्ब द नेचुरल फोर्स लाइक ग्रेविटी मोमेंट, ये सब इतना कोई ख़ास नहीं है। जो ख़ास है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले वो देखो, बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर, based on severity of injuries, based on nature of injuries and based on time और moment of injuries। तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेटिव फैक्टर, क्या कॉज कर रहा है मैकेनिकल इंजरीज, यानी कोई मैकेनिकल फोर्स, प्रेशर है, थर्मल इंजरीज या फिर हीट या कोल्ड है, केमिकल इंजरीज, एसिड एंड कोरोजन्स हो सकते हैं, अदर्स में रेडिएशन, लाइटिंग, इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजिव्स, कुछ भी। सीवियरिटी ऑफ इंजरीज कुछ सिंपल हो सकती हैं, कुछ ग्रीवियस हो सकते हैं, जैसे कि आपने किसी की आँख फोड़ दी, किसी का आपने हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, दीज आर ग्रीवियस इंजरीज। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंजरीज, सुसाइडल हो सकता है, कोई खुद ही मर जाए, होमिसाइडल कोई किसी का मर्डर कर दे, एक्सीडेंटल धोखे से हो जाए, डिफेंस वुंड कोई अपने आप को बचाने के चक्कर में जो उसे चोट लगती है। देखो, कोई उसके दिल पे छुरी मार रहा है तो वो डिफेंस करता है कि उसका दिल, मतलब दिल से समझिए है कि चेस्ट रीजन है। ठीक है, कोई इसका चेस्ट रीजन पे प्रहार कर रहा है तो वो ज़्यादा घातक होगा, डेंजरस होगा एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने डिफेंस में अपना हाथ आगे कर देता है तो उसके हाथ का जो फ्लैश है वो कट जाए, तो दैट इज़ नोन एज डिफेंस वुंड्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डिफेंस में बड़ा नुकसान होने से बचाकर वो छोटा नुकसान करता है। सेल्फ इन्फ्लिकेटेड, ये हैंगिंग जो सुसाइड करते हैं वो उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो नस काट लेते हैं वो एक बार में तो नहीं काट सकते। ठीक है, अपनी जान लेना उतना आसान भी नहीं है। तो
सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन टाइम, यानी डेथ से पहले या डेथ के बाद में, एंटीमॉर्टम या पोस्टमॉर्टम। एंटी का मतलब है पहले, तो डेथ से पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो डेथ के बाद में। इम्पॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन याद करना। इसके बाद हम मैकेनिकल इंजरीज़ में सबसे पहले अपना एब्रेशन पढ़ते हैं। एब्रेशन आर द इंजरीज वेयर देयर इज डिस्ट्रक्शन इन द स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिडर्मिस, यानी इसमें सिर्फ किसका लॉस होगा, एपिडर्मिस का लॉस होगा, कोई ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है, खरोच जिसे हिंदी में हम कहते हैं, दैट इज़ एब्रेशन। दीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लो, ठीक है, फॉल, गिर गया, मोस्टली ये तो रफ सरफेस की वजह से हुआ, स्मूथ सरफेस पे थोड़ी ना आपको एब्रेशन हो जाएगा, तो गिर गया आप रफ सरफेस पे, आप घिसट रहे हो, ड्रैग, आपको कोई खिसका रहा है, ठीक है। और मोस्टली ये देखा जाता है व्हीकुलर एक्सीडेंट, बाइक वाले जब उनका एक्सीडेंट होता है तो उस रोड पर घिसटते जाते हैं, वहाँ पर उन्हें जो चोट लगती है वो मोस्टली एब्रेशन है। एब्रेशंस में भी अगर मैं बात करूँ तो ग्रेज एब्रेशंस मोस्टली एक्सीडेंटल केसेस में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि दीज आर सुपरफिशियल इंजरीज, जैसे मैंने बताया कि एपिडर्मिस में है। व्हेन एब्रेशन आर हील्ड देयर इज़ नो परमानेंट स्कार, कोई भी एब्रेशन जब हमारे होता है तो उसका कोई परमानेंट स्कार नहीं होता, वरना तो हमारे शरीर पे सिर्फ चोटों के ही निशान दिखते। जितना शरारत हम बचपन में किया करते थे उस हिसाब से तो यही अनुमान है कि हमारे शरीर पे सिर्फ दाग धब्बे ही होते, बट क्योंकि वो सारी चोटें खरोच वाली और सिर्फ सुपरफिशियल वाली हुआ करती थी, इस वजह से उनका कोई स्कार परमानेंटली नहीं होता था, ठीक है। और आपको पता ही होगा, लेकिन जो डीप वाली आपके चोट लगती हैं, जो इंसिजन या लेसरेशन जो हो जाता था, उनके निशान होते हैं। मेरे भी एक बार साइकिल का हैंडल से एक खरोच लगी थी, बट वो बहुत गहरी थी, ठीक है, वो सिर्फ एपिडर्मिस तक सीमित नहीं थी, तो आज भी वो निशान बरकरार है एज अ निशानी के बचपन में क्या क्या हरकतें हम किया करते थे, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल लेयर है उसका कोई परमानेंट स्कार नहीं होता है, याद रखेंगे। दे ब्लीड स्लाइटली, आपको पता है खरोच लगती है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होती है, एंड अगर ज़्यादा सरफेस एरिया पर हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा पेनफुल भी होगा। द साइट ऑफ एब्रेशन इज़ द साइट ऑफ इम्पैक्ट, कि जहाँ पर फोर्स होगा, जहाँ पर इम्पैक्ट होगा ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर ही आपका साइट ऑफ एब्रेशन होगा। टाइप्स ऑफ एब्रेशन, इनमें टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रूस का है, एब्रेशन का है, लेसरेशन का है, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर इतना तो भारी नहीं है, इसमें बस टाइप्स ही याद कर लेना, इतना ही क्वेश्चन इससे बनेगा कि टाइप्स बताओ और उसका मेडिकल इम्पॉर्टेंस बता दो और उसका एज बता दो। तो बिल्कुल कॉमन सेंस एंड बेसिक्स जो आप चोट खाते आए हो बचपन से, वो आज यहाँ पर आपको काम आ जाएगी कि किस किस तरह से क्या क्या हमारे साथ हुआ है, ठीक है। सबसे पहले स्क्रैच की बात करते हैं। तो स्क्रैचेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सरफेस लेयर ऑफ स्किन आर कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द शार्प ऑब्जेक्ट लाइक फिंगर नेल्स, पेन या थॉर्न। जब आप फिंगर नेल से अपनी स्किन गलती से ही हो पाएगा ऐसा, तो क्या होता है कि स्किन एक तरफ से हटती है और एक तरफ जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो कलेक्टेड इन द फ्रंट ऑफ द शार्प ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ से शुरू होगा वहाँ से तो स्किन क्लीन रहेगी और बिल्कुल जहाँ एंड होगा वहाँ पे वो सारी स्किन इकट्ठी हो जाती है, ये होता है स्क्रैच। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, अ क्लीन एरिया एट द बिगनिंग एंड द हीपिंग अप ऑफ द सरफेस लेयर एट द एंड। अब हम बात करते हैं ग्रेस की। ग्रेस इज एन इंजरी विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ ब्रॉड सरफेस ऑफ द स्किन स्लाइड्स और स्क्रैप्स अगेंस्ट द रफ सरफेस। अब अभी जो हमने पढ़ा था स्क्रैच में छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं है, छोटा सरफेस एरिया है, लेकिन ग्रेज में जब ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होता है और रफ सरफेस के अगेंस्ट फ्रिक्शन में जब बॉडी रगड़ लगती है, सो दैट इज़ नोन एज ग्रेज, जो कि मोस्टली कॉमन है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। जब आप देखते होंगे बाइक वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो वो सारा निशान एब्रेशंस वाली चोटें होती हैं मोस्टली, बाकी और भी चोटें फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है।
इन सीजन लेसरेशन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन के क्या क्या वहाँ पे थे, पत्थर, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। लाइक इसमें जो याद करने वाली बात है, तो डायरेक्शन ऑफ द इंजरी इज इनिशियली इंडिकेटेड बाय द सेरेटेड बॉर्डर एंड हील्ड अप एपिथेलियम एट द एंड। इसमें एक तो सेरेटेड बॉर्डर्स होते हैं एंड हील्ड अप एपिथेलियम, जहाँ पर जाकर स्किन कलेक्ट होती है, इसका मतलब वो एंड पॉइंट है, एंड जहाँ से शुरू होगा वो बिल्कुल क्लीन होगा, ठीक है। This type of aberration helps a lot in reconstruction of event in a vehicular accident। तो ये पता चल जाता है कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था, किस तरफ से हुआ था, तो ये सारी बात है। एक्सटेंसिव ग्रेस्ड एब्रेशन आर सम टाइम रेफर टू एज ब्रश बर्न्स। जो ग्रेस्ड एब्रेशंस हैं इस तरह से, उन्हें वो कब इतने ज़्यादा रेड और इस तरह से उनके हमें वो दिखता है तो ऐसा लगता है कि ये बर्न्स हैं, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है ब्रश बर्न्स, ठीक है। अब आता है प्रेशर एब्रेशन। प्रेशर एब्रेशंस क्या होते हैं? रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग कंप्रेशन ऑफ द रफ ऑब्जेक्ट ओवर द स्किन, ठीक है। जब कोई रफ ऑब्जेक्ट हमारी स्किन पर लंबे समय तक प्रेशर डालता है तो दैट आर नोन एज प्रेशर एब्रेशंस। द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रेशर एब्रेशन इज हाउएवर मिनिमल। कम से कम, विद द यूज ऑफ रफ मटेरियल फॉर हैंगिंग प्रोड्यूसेस अ लाइगेचर मार्क दैट इज इम्प्रिंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड, ठीक है, हैंगिंग वाला। इम्प्रिंट एब्रेशन क्या होता है? पैटर्न एब्रेशन आर द रिजल्ट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स। इसमें याद रखेंगे कि फोर्स कैसा होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है ऑन द एपिडर्मिस, रिजल्टिंग इन एन इम्प्रेशन ऑफ द ऑफेंडिंग आइटम। जिससे मुझे ये पता चलता है कि ऑफेंडिंग आइटम यानी किस ऑब्जेक्ट से ये एब्रेशन मार्क्स बने हैं। इट इज़ कॉमनली सीन इन बोनी प्रोमिनेंसेस, ठीक है, जहाँ पर हड्डी होती है उसके ऊपर ही ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स आर टायर मार्क। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है, कोई आदमी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो नीचे गिरा, ठीक है, तो आप मानो कि उसके पीछे से ट्रक आ रहा था उस बाइक वाले के, और उसके पैर के ऊपर ट्रक का एक पहिया चढ़ गया, तो उसके पैरों पर ट्रक के टायर के इम्प्रिंट्स होंगे, तो दैट आर नोन एज इम्प्रिंट एब्रेशंस, ठीक है। टायर के मार्क्स होते हैं, लाइगेचर मार्क्स, टीथ के मार्क्स होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बताया था, लेकिन पढ़ लो, दिक्कत नहीं है। बुक है ये डॉक्टर प्रवेश कुमार शर्मा की, मैं उसी से पढ़ी थी तो मैं आपको भी इसी से पढ़ा रही हूँ। इसका सेकंड एडिशन भी आ गया है जिसमें फ़ोटोज़ को और अच्छे से दिखाया गया है, तो आप इंजरीज़ को और अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी बातों से ही समझ आ रहा है तो ठीक है। अब बात करते हैं हम मेडिको-लीगल एस्पेक्ट की। तो एब्रेशंस में भी सिंपल इन नेचर। एब्रेशन खरोच इतना ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी तो नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी आमतौर पर इंजरीज़ है, बट मेडिको-लीगल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकली उनकी बहुत ज़्यादा अपना एक महत्व है। It is usually seen in accidents and assaults. Social aberrations are rare, ठीक है, suicidal वाले। इट इंडिकेट साइड ऑफ इम्पैक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जहाँ पर स्किन इकट्ठी है इसका मतलब वहाँ पर एंड ऑफ द फोर्स है, तो उससे पता चलता है कि किस साइड में, किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगा था। द एज ऑफ द इंजरी बताई जा सकती है उसके जिस तरह से वो हील होता है, जो कि मैं अभी बताऊंगी। टाइप ऑफ वेपन किस तरह से यूज़ हुआ था, वेदर इंजरीज एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम, ये भी हम पता लगा सकते हैं। पोस्टमॉर्टम एब्रेशन में रिजल्ट ड्यू टू असॉल्ट और ड्यू टू मिस हैंडलिंग और ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ अ डेड बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर, जिस जगह पर डेड बॉडी को मारा जाता है वहाँ पर उसे नहीं छोड़ा जाता, वहाँ से उसे लेके जाते हैं, तो शिफ्टिंग के दौरान उसे खींचना, बोरे में डालना, बक्से में डालना, ठीक है, वॉट एवर बी द सिचुएशन, ठीक है। तो उस हिसाब से शिफ्टिंग के दौरान जो उसके चोट लगती है और जो उसके पहले से, तो ये डिफरेंस पता चल जाता है कि ये मिस हैंडलिंग की वजह से हुई है। तो मिस हैंडलिंग की वजह से जो होगी वो डेथ के बाद वाले होंगे, तो दैट विल बी पोस्ट मॉर्टम एब्रेशंस। एज चेंजेस क्या है? फ्रेश होगा तो ब्राइट रेड होगा, ओजिंग ऑफ ब्लड एंड सीरम, उसमें से ब्लड निकल रहा होगा, सीरम निकल रहा होगा। 2 to 24 आवर में एब्रेशन के ऊपर स्कैब कवर हो जाता है जो कि रेड कलर का होता है ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड। 2 से 3 दिन के बाद स्कैब का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, वो रेडिश
ब्राउन हो जाता है। 4 से 7 दिन में एपिथेलियम नीचे से उसे कवर करती है स्कैब के। 8 से 14 दिन में क्या होता है, स्कैब ड्राई होता है, श्रिंक है एंड फॉल ऑफ, जिसमें कोई मार्क नहीं होता। तो इस तरह का ये होता है एब्रेशन, और यहाँ पर हमारा टॉपिक एब्रेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रूज की, यानी कॉन्ट्यूजन इसका दूसरा नाम है। तो ब्रूज और कॉन्ट्यूजन इज एन इफ्यूजन ऑफ ब्लड into the tissue due to rupture of subcutaneous vessels, usually capillaries। आप इसे इस तरह से समझोगे, मान लीजिए कि आपका जहाँ पर ये जो है आपका फोर आर्म, ठीक है, यहाँ पर आपके किसी ने एक लकड़ी मार दी है, लाठी मार दी है, तो उससे क्या होगा, आपके स्किन तो रप्चर नहीं होगी, क्योंकि एक लाठी से स्किन तो रप्चर नहीं होगी, लेकिन स्किन तो ख़राब नहीं होगी, स्किन में एब्रेशन नहीं आएगा, स्किन कटेगी नहीं, क्योंकि वो तो इंसिजन, वो तो रफ सरफेस ब्लंट ऑब्जेक्ट है ना। शार्प ऑब्जेक्ट से स्किन कटेगी, तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्किन कटेगी नहीं, लेकिन उसके जो अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे, वो फट जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल्स ही फट गई हैं, तो जो ब्लड उनसे निकलेगा तो वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस टिश्यू में इकट्ठा हुए ब्लड जो कि हमें कैसा कलर देता है, रेडिश, ब्लूइश, ग्रीनिश, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो कि चेंज होता रहता है, इसे ही कहा जाता है ब्रूज। तो जो कि कैसे उत्पन्न होता है ये, कि रप्चर जब हो जाती है हमारी ब्लड वेसल। करेक्टरिस्टिक क्या है, यूजुअली देयर इज़ नो लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। स्किन कभी नहीं टूटती है, कभी ख़राब नहीं होती है, बट हो सकती है एब्रेशंस उसमें हो सकते हैं, लेसरेशन हो सकते हैं। अगर आप लाठी को ही बहुत ज़ोर से मारोगे तो लेसरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। When a large blood vessel is injured, जब बहुत ज़्यादा बड़ी वाली या फिर लार्ज नंबर में ब्लड वेसल्स इंजर होती हैं तो हेमाटोमा हो जाता है। द साइज वेरीज फ्रॉम, अब जो ब्रूज का साइज है, एक तो बिल्कुल छोटा स्मॉल पिन की तरह हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द स्किन द अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये वही बात है, बस इसका एक टर्म याद कर लेना, इसे क्या कहा जाता है, एकाइमोसिस, ठीक है, जहाँ पर ब्लड भर जाता है टिश्यूज़ में। मोस्टली जो ब्रूज का शेप है वो राउंड शेप होता है, बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से भी उसका शेप चेंज हो जाता है। रेड एंड एरिया व्हेन फ्रेश, जब वो फ्रेश होगा तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, क्योंकि ब्लड की वजह से उसका कलर रेड होता है। पेन विथ टेंडरनेस, पेन होगा, छुओगे तो पेन होगा। स्वेलिंग होगी, एपिडर्मिस मे और मे नॉट शो डैमेज, कभी कभी हो सकता है कि एपिडर्मिस डैमेज हो जाए, एब्रेशन लैसरेशन हो जाए, और कभी कभी नहीं हो सकता, ठीक है, अगर कम प्रेशर है तो नहीं होगा, अगर ज़्यादा ही प्रेशर से किसी ने मारा है तो ज़रूर लैसरेशन हो सकता है। इसके बाद टाइप्स की बात करते हैं, तो इंट्राडर्मल ब्रूज, दिस टाइप ऑफ इंट्राडर्मल, तो समझ आ रहा है कि डर्मिस के नीचे। This type of bruise found in subepidermal layer of the skin formed by the impact with pattern object, hemorrhage is clearly defined। Subcutaneous की बात करते हैं, cutaneous के नीचे वाले, बस इसका ये याद रखना कि इसका इंट्राडर्मल है, ठीक है, और इसमें सबक्यूटेनियस है और डीप ब्रूज है। डीप ब्रूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलेड होता है, डी से डीप, डी से डिलेड ब्रूजिंग इसमें होती है, 1 से 2 दिन का डिले यहाँ पर लग जाता है। सबक्यूटेनियस में मतलब क्या है कि स्किन, क्यूटेनियस के नीचे वाली स्किन जो है, यहाँ पर ब्लर एजेस होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे एजेस दिखते हैं। तीनों का एक एक पॉइंट है, इसमें क्लियरली डिफाइंड एजेस होते हैं, ठीक है, इसमें जो एजेस हैं वो ब्लर होते हैं, और इसमें तो ब्रूज कितने 1 से 2 दिन के बाद ही अपीयर होता है। फैक्टर अफेक्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ब्रूज विल, अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रूज से क्वेश्चन आएगा तो फैक्टर मॉडिफाइंग ब्रूज ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ब्रूज होता किस जगह पर है, किन लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। ब्रूज विल अगर ईजिली एट द प्लेस वेयर स्किन इज़ लूज, जहाँ पर स्किन लूज होती है, जैसे आपके थाइज हैं, फोर आर्म्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा लूज स्किन है तो यहाँ पर ब्रूज मोस्टली होता है, ठीक है। राउंड द आइज, स्क्रॉटम एंड वल्वा। इट इज़ लेस इन एरियाज विच आर टफ। कभी आपने देखा कि आपके स्कैल्प में ब्रूज हो गया, पाम ऑफ द हैंड या फिर सोल ऑफ द फीट में हो गया, नहीं होता है, बिकॉज वो लूज स्किन नहीं है, वहाँ पे तो स्किन बहुत ज़्यादा टाइट है। तो एज ऑफ द सब्जेक्ट, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल की भी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा लूज एंड सॉफ्ट होती है, तो इन्हें ब्रूज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उसमें भी जेंडर के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ मेल और फीमेल में, तो फीमेल में एफ से फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी फैट की वजह से फीमेल में ब्रूज भी
ज़्यादा देखने को मिलता है और इजीली ब्रूज उसमें हो जाता है। टेक्सचर एंड कलर, फेयर लोगों में ब्रूज इजीली दिख जाएगा, जो डार्क स्किन वाले हैं उसमें ब्रूज इतना इजीली नहीं पता चलता या नहीं दिखता। नेचुरल डिसीजेज जिन्हें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं लाइक हाइपरटेंशन है या फिर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है तो उन्हें भी इसका चांसेस रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेसेशन यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू, जो कि मैंने बताया कि कैपिलरीज का फट जाना। अब हम बात करते हैं इसके एज ऑफ द ब्रूज की। जैसे हमने एब्रेशन की बात की थी, तो फ्रेश होगा तो ब्राइट रेड ये वाला कलर इसमें थोड़ा अलग है, क्योंकि एब्रेशन में तो हमें पता चल रहा है कि स्कैप फॉर्म हुआ, स्कैप छूट गया, स्कैप छूट गया है, ठीक है, और उसके बाद बस वो फॉल ऑफ हो गया, श्रिंक हो गया, तो ये ईजी था। लेकिन ब्रूज में कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, ये इसका पूरा प्रोसेस है कि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वाला के रेड हो गया, फिर वो ग्रीन हो गया, ठीक है। ये इतना नहीं याद करना है, बस इतना याद रखो कि हुआ क्या है कि फ्रेश था तो ब्राइट रेड था, क्योंकि रेड एकदम ब्लड था। 3 दिन बाद ब्लूइश हो गया, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। 4 डे ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन, 6ठे दिन ग्रेनिश हो गया, 12वें दिन येलोइश हो गया, और 2 वीक के बाद नॉर्मल हो जाएगा, यानी नॉर्मल स्किन टोन से बिल्कुल मिल जाएगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ब्रूज में भी एक्सीडेंटल हो सकते हैं, सुसाइडल हो सकते हैं और होमिसाइडल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्रूज आर रेयर एज दे आर पेनफुल। ब्रूज आप जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्रूज होते हैं वो आप भल्ला तक से बना सकते हो, ठीक है, भल्ला तक से, या फिर एक और है कि उसे आप लगाते हो तो ब्रूज कॉज करता है, अभी शायद वो भल्ला तक है, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, चित्रक, पता नहीं वो क्या है, लेकिन एक ऐसा द्रव्य गुण में द्रव्य है तो उसे आप लगाते हो तो वो ब्रूज कॉज करता है, जो कि यूज़ किया जाता है कि इसने मुझे चोट मारी है, ठीक है, फेक धोखा देने के लिए, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ सिंपल इंजरी बट कॉन्ट्यूजन ऑफ द हार्ट में कॉज डेथ, ठीक है। अगर कॉन्ट्यूजन हार्ट दिल वाला कॉन्ट्यूजन है तो डेथ कॉज कर सकता है। मल्टीपल कॉन्ट्यूजन में कॉज डेथ फ्रॉम शॉक, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में कम है, टिश्यूज़ में ज़्यादा भरा है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, इंटरनल हेमोरेज हो जाएगा। कॉन्ट्यूजन में कंटेन 20 to 30 ml ब्लड, इतना ब्लड वो कैरी करता है, तो ब्लड सारा ख़त्म हो जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक से इंसान डेथ उसकी हो जाएगी, इंटरनल हेमोरेज। शेप एंड साइज ऑफ द ब्रूज जनरली कॉरेस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्ट, और उसका हमने राउंड भी पढ़ा था कि राउंड होता है या फिर ऑब्जेक्ट के जैसा होता है। एज ऑफ द इंजरी बताई जा सकती है, जैसे हमने आपको बताया ग्रीन, ब्राउन, ब्लूइश कलर उसका हो जाता है। इन केस ऑफ फॉल, सैंड, डस्ट, मड एक्सेट्रा मे बी फाउंड ऑन द बॉडी, ठीक है, कोई गिरा है तो जैसे इन केस ऑफ फॉल, जैसे सैंड, डस्ट, मड, तो उसमें भी ये मिल सकता है। द मैनर ऑफ इंजरी में बी नोन फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरह से इंजरी, मतलब इंजरी किस तरह से की गई है वो पता चल सकता है कि बॉडी पर किस किस जगह पर ब्रूज है। ब्रूज में भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, देखो हाँ चित्रक आ गया, तो मार्किंग नेट भल्ला तक, तो दोनों ही ठीक बात थी, ठीक है। ब्रूज में भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस टू मेक फॉल्स चार्ज अगेंस्ट समवन, दीज फॉल्स ब्रूज आर प्रोड्यूस बाय इरिटेंट लाइक जूसेस फ्रॉम मार्किंग नट, रूट ऑफ चित्रक, समझ आ गया। न्यूमरस ब्रूज ऑफ द लोकेशन एट द जॉइंट, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में आपको बच्चों में ब्रूज मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के साथ शोषण किया जाता है, ठीक है, एक बारी से देख लेंगे। Multiple and massive bruise may lead to reduction of effective circulating blood volume, leading to shock that may prove fatal. बताया था मैंने हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से कि ब्लड तो सर्कुलेशन में है, हाँ ब्लड बॉडी में है, उस चीज़ को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सर्कुलेशन में थोड़ी है, वो तो कहाँ पर है, वो तो आपका टिश्यूज़ में है, तो उससे क्या, हमें तो सर्कुलेशन में चाहिए ना ब्लड, ताकि वो बिल्कुल सारा सिस्टम को इफ़ेक्टिवली ऑक्सीजन दे पाए, लेकिन वो तो सिस्टम में घूम ही नहीं रहा है, वो तो टिश्यू में बैठा है अकेला, तो इस तरह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता है, एंड दैट लीड्स टू वॉल्यूम डिक्रीज एंड कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड के आर्टिफिशियल ब्रूज जैसे मार्किंग नट से हो जाता है, ये वाली चीज़ याद कर लेंगे कि एंटीमॉर्टम ब्रूज कैसे होते हैं और पोस्टमॉर्टम, यानी वो जो मरने से पहले आपको ब्रूज कॉज हुए हैं और जो मरने के बाद आपके बने हैं, ठीक है, कोई इंजरी आपके हुई है। तो सबसे पहले तो ब्रूज प्रेजेंट होगा, देखो स्वेलिंग,
अगर आपके मरने से पहले लगे तो प्रेजेंट होगी, मरने के बाद क्या ही स्वेलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि उसका कोई सिस्टम उसके अगेंस्ट काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। स्वेलिंग भी तो एक मैकेनिज्म है कि यहाँ पर भाई चोट लगी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लड ज़्यादा हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, तो वो एक बॉडी का मैकेनिज्म है ठीक करने का। तो यहाँ पर बॉडी ही जिंदा नहीं है तो क्या ही मैकेनिज्म होगा। कलर चेंज क्यों चेंज होगा, क्योंकि सारा ही कलर अब तो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन है ही नहीं, कोई फंक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। एक्स्ट्रा वेसेशन प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें ऐसा समझो जो आपको चोट लगेगी, कब चोट लगेगी, जिंदा जब आप हो तो आपका वो फट जाएगा वेसल्स, लेकिन जब ब्रूज होता है तो वेसल्स नहीं फटती हैं, ठीक है। तो डैमेज ऑफ एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। कोगुलेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे होगा, अपीयरेंस शो मोर मार्क, इसमें लेस मार्क, ठीक है। इसमें कुछ पता ही नहीं चलता, डेड बॉडी में क्या ही आपको पता चलेगा। अब ब्रूज एंड पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको वो वाली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी बताया था, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अब हम बात कर रहे हैं लेसरेशन वाउंड्स यानी लेसरेटेड वाउंड्स की। तो लेसरेटेड वाउंड्स आर द वाउंड्स इन विच द टिश्यू आर टॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स टू द बॉडी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हमें नोट करना है लेसरेशन में वो ये है कि ये होता है ब्लंट फोर्स से, जैसे आपके लाठी और हैमर या फिर बेलन, ठीक है, इन चीज़ों से आपको मारा जाए कि जो शार्प नहीं है तो उससे क्या होता है, वो एक ब्लंट फोर्स है, वो शार्प नहीं है तो वो आपके काटेगा नहीं लेकिन वो फाड़ देगा, ठीक है। समझते हो, ब्लंट फोर्स से आपके टिश्यू कटते नहीं है, वो फटते हैं। किस तरह से, मैं आपको इमेज दिखा दूँ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फट जाता है। कटने का मतलब तो आपको पता है, ये होता है कटना और ये होता है फटना, यानी इसमें कोई शार्प एजेस आपको नहीं मिलेंगी। ये तो जहाँ जैसे इतना ज़्यादा फोर्स लगा है हमारी बॉडी पर तो वो स्किन फट जाती है, तो दैट इज़ caused by blunt force, ठीक है। The force may be produced by some moving weapon or object or by fall, ठीक है। आपके मान लो आपके सर पर डंडा गिर गया, ठीक है, या बेलन गिर गया, तो अगर सर फट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लंट फोर्स यानी वो लेसरेटेड वाउंड है, ठीक है। लोकलाइज्ड पोर्शन ऑफ टिश्यू आर डिस्प्लेस्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ ब्लंट फोर्स, यानी जहाँ पर वो फोर्स लगता है वहाँ का जो टिश्यू है वो फट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट सेट अप ट्रैक्शन फोर्स एंड टीयरिंग और रप्चर ऑफ द टिश्यू। जब मैं इसके बताऊंगी आपको ये टाइप्स, तब बताऊंगी कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेसरेशन और इंसीजन में कैसे आप फ़र्क करोगे कि ये लेसरेशन है और ये इंसीजन है, समझ रहे हो, तो ध्यान से सुनो। द एजेस आर इरेगुलर, अगर आप किसी छुरी से काटते हो तो वो रेगुलर होगा, रैग्ड एंड फ्रीक्वेंटली ब्रूज होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्लंट फोर्स से ही मैंने आपको बताया था कि ब्रूज होता है ब्लंट फोर्स से। द मार्जिन्स आर कॉमनली एब्रेडेड एंड एब्रेडेड एरिया करस्पॉन्ड टू द सरफेस ऑफ इम्पैक्ट। तो margins are commonly abraded and the abraded area correspond to the surface of the impact। abraded का मतलब है वहाँ पर चोट होगी, वो कैसा होगा, उस पर फ्रिक्शन लगा होगा, ठीक है। तो डीपर टिश्यू आर अनइवनली डिवाइडेड, जो डीपर टिश्यूज होते हैं, जो डीपर टिश्यूज हैं, देखो अगर आप उसे इंसीजन यानी किसी छुरी से कट करोगे तो सारे ही टिश्यू पूरे आधा इधर हो जाएगा, राइट। लेकिन जो लेसरेशन में है वहाँ तो फोर्स लगा है, जैसे जहाँ जिसको जगह मिली वो इधर उधर वैसे हो जाता है टिश्यूज, ठीक है। तो डीपर टिश्यू कैसे होते हैं, अनइवनली डिवाइडेड होता है। इवनली कहाँ होंगे, इंसीजन में होंगे। हेयर बल्स इफ प्रेजेंट आर क्रश्ड, वो क्रश हो जाएंगे, ठीक है। हेमरेज इज लेस बिकॉज इन दीज वेसल्स आर क्रश्ड एंड टॉर्न अक्रॉस, हैंस दे ब्लीड लेस। देखो हेमरेज कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेसल्स क्रश्ड होती हैं एंड टॉर्न अक्रॉस, हैंस दे ब्लीड लेस। देखो इतना याद रखो कि हेमरेज कब होगा, जब वो वेसल्स कटेंगी, लेकिन यहाँ पर वेसल्स कट ही नहीं रही हैं, वो बस दब रही हैं, कुचल रही हैं, ठीक है। इसलिए फॉरेन मटेरियल यूजुअली फाउंड इन द वुंड, फॉरेन मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि आप जैसे
लकड़ी से उस पर प्रहार हुआ है तो लकड़ी का कोई अंश उसमें मिल जाए, ठीक है, कोई पत्थर वहाँ पर मिल जाए, इस तरह से। शेप एंड साइज ऑफ इंजरी डू नॉट करेस्पॉन्ड टू द वेपन। अगर आप जब आप नाइफ से काटते हो तो आपको पता चलता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पिंडल शेप बनता है, लेकिन यहाँ पर शेप एंड साइज इंजरी का पता नहीं चल सकता कि किस वेपन से उसे मारा गया है, ठीक है। यूजुअली अकम्पनीड बाय इंटरनल इंजरीज। इसके साथ साथ किस किस क्या हो सकता है, इंटरनल इंजरीज भी हो सकती हैं। फैट एम्बोलिज्म इज अ चीफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है स्प्लिट लैसरेशन। स्प्लिट का मतलब भाग, दो भाग में उन्हें विभाजित कर देना। तो जब ब्लंट और परपेंडिकुलर इम्पैक्ट होता है, यानी फोर्स कैसा है, एक तो ब्लंट तो है ही, लैसरेशन के लिए ब्लंट ज़रूरी है, अब फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू अकर when there is a compression crushing of the affected tissue between two hard object, that is bone and blunt instrument or ground. Impact is perpendicular. For example, commonly seen over the scalp, cheek, chin, eyebrow. स्कैल्प का बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्प्लिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दो हिस्सों में बट जाना। अब आप सिर सोचो, है ना, स्कैल्प सोचो, एक ऊपर से फोर्स लग रहा है और नीचे से बोन, दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हमारे टिश्यूज़ पर प्रेशर पड़ता है तो वो फट जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज स्प्लिट लेसरेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉमनली सीन स्कैल्प में, चीक्स में, चिन में और आईब्रोज में, यानी जिसके नीचे हड्डी है और ऊपर से भी परपेंडिकुलर फोर्स जब लगता है। मोस्टली ये स्कैल्प में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। रिजेंबलेंस कैसे, इसे मतलब किसकी तरह ये दिखता है, ऑन सुपरफिशियल एग्जामिनेशन दे आर कंफ्यूज्ड विद इंसाइज्ड वाउंड, ठीक है, बट केयरफुल एग्जामिनेशन विद द hand lens shows denudation of hair are not cutting. Irregular edges with bruising. देखो सबसे पहले तो irregular edges से पता चल जाएगा, और फिर मैंने बताया था कि टिश्यूज़ डीपली आप देखोगे तो वो रेगुलर नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे, तो इन सब डीप एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। और हेयर्स फॉलिकल्स उसमें क्रश होते हैं, कट नहीं होते, ठीक है, ये वाली बात। सेकेंड आता है स्ट्रेच लेसरेशन। इसमें कैसा फोर्स लगता है, टेंजेंशियल इम्पैक्ट। टेंजेंट का मतलब समझते हो, ये अगर आपकी स्किन है तो इस तरह से फोर्स लगेगा, ठीक है, इस तरह परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, बाकी किसी एंगल पर फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल इम्पैक्ट। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रोड्यूसिंग फ्लैपिंग ऑफ स्किन। तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो इस तरह से ये फोर्स लगेगा तो स्किन एक तो सबसे पहले खिंचेगी, स्ट्रेच इतनी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएगी कि वो क्या हो जाएगा, उसका फ्लैप बन जाएगा, इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट। इम्पैक्ट इज टेंजेंशियल। तो इसमें डायरेक्शन पता चल जाती है, ठीक है, कि जिधर स्किन इकट्ठा होगी, जिधर कोई उसका फ्लैप हो जाएगा तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि राइट साइड से फोर्स लगाता है लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये क्या बता देता है, ये डायरेक्शन बता देता है ऑफ द ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, लेसरेशन ऑफ स्कैल्प व्हेन हेड स्ट्राइक विद विंड स्क्रीन ग्लैंसिंग किक्स विद अ बूट, ठीक है। तो जब हमारे स्कैल्प साइड बाय साइड, यानी साइड से कोई टेंजेंशियल फोर्स लगता है, ठीक है, तो उससे जो हमारे स्किन का, जो हमारा स्कल वाले स्किन का फ्लैप बनता है, तो एक तो वो डायरेक्शन बता देता है, और वो कैसे होता है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो कट जाते हैं, लेसरेशन फट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवल्जन लेसरेशन, यानी हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट। यहाँ पर कैसा इम्पैक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। एवल्जन यानी ग्राइंडिंग, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्राइंडिंग। compression of skin, localized pressure due to heavy weight causes tearing of the skin, crushing of muscles and separation of the skin from the underlying tissue, forming a space. There will be extravasation of blood, fat, foreign bodies in the potential space. Impact is horizontal. For example, run over by a lorry wheel. अब आप देखो एवल्जन, देखो आपने ये क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था स्प्लिट में परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था,
स्ट्रेच में टेंजेंशियल फोर्स और एवर्जन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। इसका एग्जांपल ये है कि रन ओवर द बाय अ लॉरी व्हील। देखो अगर आपके पैर के ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ जाता है तो उससे आपकी वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, देखो इम्पैक्ट इज हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा तो उससे क्या हो जाएगा, हैवी वेट की वजह से टीयरिंग ऑफ स्किन होगी, क्रशिंग ऑफ मसल्स भी होगा, सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू हो जाएगा एंड फॉर्मिंग अ स्पेस। देयर इज विल बी द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड्स। एक्स्ट्रावेसेशन मतलब वेसल्स फट जाती हैं और जो ब्लड है वो टिश्यू में आके भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, टीयर लैसरेशन क्या होता है, टीयर का मतलब क्या होता है, वही फट जाना, एंड इट इज़ कॉज बाय इम्पैक्ट बाय और अगेंस्ट रेगुलर और शार्प ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन टीयरिंग ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। प्रोजेक्ट का मतलब होता है, देखो ऐसा समझो कि आपका ये गेट है, इसमें कील निकली है, आप जा रहे थे और आपकी शर्ट इसमें फंस गई और वो फट गई। तो वो फटी है कि कटी है, सबसे पहले तो ये बताओ, वो फटी है, कटी नहीं है। तो ऐसी आपकी स्किन, यहाँ पर कील लगी है, आपकी स्किन वहाँ से, मतलब आप वहाँ से गए और स्किन आपकी वहाँ पर उस कील में लगने से फट गई है, तो इसे क्या कहा जाता है, टीयर लैसरेशन। जैसे कि मोटर कार डोर हैंडल्स। कट लैसरेशन, देखो कट आ रहा है तो कट से याद तो मुझे वो याद है कि ये तो इंसिजन है, ठीक है, कट तो इंसिजन से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट बात है बना, हैवी एंड शार्प। देखो नाइफ है, नाइफ से क्या होता है, इंसीजन होता है, लेकिन नाइफ तो लाइट ऑब्जेक्ट है ना, इतना भारी तो नहीं होता। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं एक्स की, ठीक है, कुल्हा उसकी एक्स कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो जब ये एक्स की बात करते हैं तो ये एक तो भारी है और शार्प भी है। तो जब आपकी स्किन इससे कट होती है तो आपके जो आसपास के टिश्यूज़ हैं वो ब्रूज करते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं। इसका एग्जांपल ऐसा है कि टमाटर है, उसे आपने छुरी से काटा तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा उसका कटिंग होगी, लेकिन आपने उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी से काटना चाहा तो वो कटेगा भी और फटेगा भी, वो दोनों काम उसमें होगा। तो क्योंकि वो हैवी है और शार्प भी है, तो हैवी की वजह से तो ब्रूस करेगा और आसपास के टिश्यू को ख़राब करेगा, और शार्प की वजह से वो काटेगा तो सही, लेकिन वो काटना नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो एक उस तरह से नहीं काट रहा जिस तरह से इंसिजन काटता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। कॉम्प्लिकेशंस है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। लैसरेशन आर यूजुअली सीन इन एक्सीडेंट्स, सबसे ज़्यादा ही किस में देखा जाता है, एक्सीडेंट्स में एंड असॉल्ट्स में। सुसाइडल लैसरेशन आ रहा है यार, देखो कोई इतना तो नहीं बियर कर सकता, बहुत ज़्यादा पेनफुल ये होता है। द टाइप ऑफ लैसरेशन मे इंडिकेट द कॉज ऑफ इंजरी और द शेप ऑफ द वेपन। ठीक है, किस तरह का लैसरेशन है उस हिसाब से हमें पता चल सकता है कि इंजरी किस तरह की है और किस तरह का वेपन यूज़ किया गया था। फॉरेन मैटर मे बी फाउंड इन वुंड्स इंडिकेट द क्राइम सर्कमस्टेंसेस, उसमें फॉरेन मैटर्स भी पाए जा सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि क्राइम किस तरह से हुआ था। दीज आर यूजुअली ग्रीवियस इंजरीज, ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं, वो ग्रीवियस इंजरीज हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीवियस है, ख़तरनाक है। एक्सीडेंटल कॉमन होता है, इन्वॉल्व द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्टली कहाँ पर होता है, एक्सपोज पार्ट। होमिसाइडल फाउंड ऑन नॉन एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर ये होमिसाइडल है तो ये नॉन एक्सेसिबल पार्ट्स में मिलेगा, जैसे कि आपको चेस्ट रीजन पे मिल सकता है। ठीक है, सुसाइडल वेरी रेयर है बिकॉज वेरी पेनफुल। एज ऑफ लैसरेशन, सबसे पहले तो ब्लीडिंग होगी, आफ्टर 12 से 14 घंटे क्लॉटिंग, मार्जिन स्वेलेंस हो जाएंगी, और 3 से 5 दिन मार्जिन एडेरेंट विद ड्राई क्रस्ट, ठीक है, वो जुड़ना शुरू होगा। उसके बाद 6 से 7 दिन में ग्रेनुलेशन टिश्यू स्कैप फॉल्स, उसके बाद हीलिंग एंड स्कार इज वाइटिश, इसमें स्कार होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, इमेज है। अब हम बात कर रहे हैं इंसाइज्ड वुंड की। इट इज़ अ वुंड प्रोड्यूस्ड बाय अ शार्प वेपन सच एज नाइफ, ब्लेड, स्कैल्पल एट्सेट्रा, एंड इट इज़ अ क्लीन कट थ्रू द टिश्यू विच इज़ लॉन्गर दैन द डेप्थ। ये क्या बोल रहे हैं, समझाती हूँ। जब आप यही वाले मार्क्स देख लीजिए जो इसमें इमेज है, ये आपको लंबे ज़्यादा दिख रहे हैं, डेप्थ इनकी कम है। तो इंसाइज राउंड कैसे होता है कि इनकी लंबाई तो ज़्यादा होती है, लंबाई इनकी ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो गहराई है वो कम होती है। याद रखेंगे ये बात, ये इसमें डिफ्रेंशिएट करने में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे।
अपेयरेंस एंड सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द वेपन क्या है, शार्पनेस कैसी है, मैनर ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, टिश्यू कौन सा इन्वॉल्व है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है। यूजुअली कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, गैपिंग होती है, मार्जिन क्लीन होती है, रेगुलर होती है। इफ़ द स्किन इज फिम एंड टॉट, इरेगुलर मार्जिन आर, अगर स्किन लूज है तो इरेगुलर मार्जिन्स हो जाएंगे, स्किन टाइट है तो कैसा हो जाएगा, इस क्लीन कट होंगे। एजेस की बात करते हैं, शार्प, एवनली डिवाइडेड होता है, इवर्टेड यानी बाहर की तरफ निकला हुआ, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग मस्कुलेचर कॉज इवर्जन ऑफ मार्जिन एंड गैपिंग ऑफ वुंड। ठीक है। बेस क्या है कि इंटरवेनिंग डीपर टिश्यू आर क्लीनली एंड इवनली डिवाइडेड। वहाँ पर मैंने बताया था कि डीपर टिश्यूज इवनली अनइवनली डिवाइडेड होते हैं। डायमेंशन की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेंथ इज ग्रेटर देन डेप्थ। ठीक है। विड्थ ऑफ वुंड इज ग्रेटर, विड्थ ऑफ वुंड इज ग्रेटर देन द एज ऑफ द वेपन। जो विड्थ होती है वो ग्रेटर होती है क्योंकि टिश्यू बाद में भी फैल जाते हैं, तो विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है वेपन से। टेलिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द इंसाइज्ड वाउंड इज डीपर एंड इट ग्रेजुअली बिकम शैलोअर एंड टेल ऑफ टुवर्ड्स द एंड। द टेलिंग ऑफ अ इंसाइज्ड वाउंड शोज द डायरेक्शन बाय विच द वेपन वॉज थ्रोन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हो। इनसे ही देख लो, ये वाला जो इमेज है मान लो कि इसने इस डायरेक्शन में कट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये वाली जो साइड है वो ज़्यादा डीप होगी और ये वाली शैलो होगी। ठीक है। ये ऊपर से जहाँ से फर्स्ट इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा डीप होगी, उसके बाद से वो कम गहरा होता जाएगा, तो ये वाला डीप होगा, ये वाला शैलो होगा। तो अगर मुझे इस पर बताना है, मैंने ये देखा कि ये डीप साइड है, ये शैलो है, तो मैं बता सकती हूँ कि यहाँ से पहले फोर्स आया, फिर इस तरह इस डायरेक्शन में काटा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लीडिंग। इफ वेसल्स आर क्लीन कट ब्लीडली फ्रीली एंड प्रोफ्यूजली। अगर वेसल्स आर क्लीन कट यानी वेसल्स काटी गई, मैंने बताया कि लेसरेशन में तो क्रश होती है, लेकिन इसमें कट होती है और कट की वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। रिवील्ड कट्स में बस इतना याद रखो कि द ब्लेड ऑफ द वेपन एंटर द बॉडी ऑब्लिकली। इसमें कैसे होता है, ऑब्लिक कट लगता है, बस इतना याद रखना। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो ये देखो 0 से 24 आवर्स में यानी फर्स्ट डे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ब्लड क्लॉट फॉर्म्स होगा, एजेस आर रेड एंड सोलन हो जाएगा। 2 से 3 दिन में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, वुंड स्टार्ट स्टिकिंग टुगेदर। ठीक है, वो थोड़ा जुड़ना शुरू होगा, अर्ली हीलिंग बिगिंस। 3 से 5 दिन में ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर्स, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म। ये याद रखेंगे कि अब यहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होना शुरू हो जाती है। 5 से 7 दिन में विंड बिकम स्ट्रॉन्गर, एजेस ज्वाइन वेल, स्कैप फॉल्स स्टार्ट्स टू फॉल। 7 से 14 दिन में स्कार स्टार्ट फॉर्मिंग, स्कार तो होगा ही, रेडनेस एंड स्वेलिंग डिक्रीज हो जाती है। 2 से 3 हफ्ते में स्कार बिकम फर्म एंड पेल, वुंड इज ऑलमोस्ट हील्ड। अब 1 से 3 महीने में स्कार मैच्योर्स, बिकम थिन, वाइट एंड लेस विजिबल। तो इस तरह से एज होता है इंसाइज्ड वुंड का, और इसमें स्कार की फॉर्मेशन होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंडिकेट द नेचर ऑफ वेपन, कि ये कैसा पता चल जाएगा कि नाइफ था, मतलब ये एक शार्प ऑब्जेक्ट था। अब वो बाद की बात है कि वो नाइफ था, स्कैल्पल था या जो भी था। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस साइट ऑफ इम्पैक्ट बताएगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताएगा, कि जहाँ से गहरा होगा मतलब वो शुरुआत का पॉइंट है और जहाँ से शैलो होगा वो आखिरी पॉइंट है। द एज ऑफ इंजरी कैन बी डिटरमाइंड, बता दिया है। पोजिशन ऑफ वुंड मे इंडिकेट मोड ऑफ एक्शन, सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है। ठीक है, कि वो किस तरह का है ये सब पता चल सकता है। ठीक है, सुसाइडल है तो मल्टीपल सुपर इम्पोज पैरेलल ऑफ वेरिंग डेप्थ फाउंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द वर्किंग हैंड ऑफ द डिसीज। देखो जिस राइट हैंड से वो राइट हैंड की नस तो नहीं काट सकता, तो वो लेफ्ट हैंड की ही काट पाएगा। तो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल क्यों होंगे, क्योंकि वो हेजिटेशन वुंड्स होते हैं, क्योंकि एक बार में कोई नहीं काट सकता। अपने आप को मारना इतना आसान नहीं होता है, तो वो पहले हिचकिचाता है। दीज आर नोन एज हेजिटेशन वुंड्स, क्योंकि वो थोड़ा काट के देखता है कि कितना दर्द हो रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊँगा। देखो जब कोई इंसान ऐसा सोचता होगा तो बड़ा ख्याल उसके मन में आता होगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, तो इसी वजह से उसमें मल्टीपल वुंड्स देखने को मिलते हैं, सुपर इम्पोज मिलते हैं, पैरेलल ऑफ वेरिंग डेप्थ फाउंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द वर्किंग हैंड, द डिसीज शो हेजिटेशन और टेंटेटिव कट्स फाउंड इन सर्टेन इलेक्टिव साइट लाइक साइड
फ्रंट ऑफ नेक, रिस्ट या थाइज या चेस्ट पर। एक्सीडेंटल की बात करते हैं तो कॉमनली सीन अराउंड द हैंड्स। होमिसाइडल में कॉज्ड विद मोटिव्स, और टू डिसफिगर और टू किल, या तो उसे उसके हाथ पैर तोड़ना है या फिर उसे जान से ही मारना है। तो कहाँ कहाँ मिल सकता है? फाउंड ऑन फेस, ये तो कहीं भी मिल सकता है। जब किसी ने सोच ही लिया कि मारना है और सामने वाला अपने डिफेंस में हाथ पैर चलाएगा तो जहाँ भी उसके लगेगा वहाँ उसकी चोट लगेगी ही। एडिशनली डिफेंस वुंड ऑन द हैंड एंड आर्म्स आर फाउंड इफ विक्टिम वॉज कॉन्शियस। देखो अगर विक्टिम कॉन्शियस होता है तो सबसे पहले तो अपने हाथ ही वो चलाता है, पैर तो नहीं इतना चला पाता, क्योंकि जो प्रहार मोस्टली वो चेस्ट रीजन पर करेंगे या फेस पर करेंगे तो वो अपने आप को बचाने के लिए, यानी ज़्यादा लॉस ना हो, कम लॉस हो जाए, इसलिए वो हाथ आगे करते। तो कहाँ पर मार्क्स इंसाइज्ड मिलेंगे? हैंड्स पर और आर्म्स पर। होमिसाइडल वुंड्स वेरी कंसिडरेबली इन डायरेक्शन, डेप्थ एंड लोकेशन। कहीं भी देखो होमिसाइडल में सामने वाला उसे मारने की जरूरत में लगा पड़ा है और जो दूसरा है वो बचने के, तो कहीं भी कुछ भी मार्क्स मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम इंसाइज्ड वुंड्स में बी कॉज्ड बाय क्रिमिनल टू हाइड क्राइम और आइडेंटिटी। कभी कभी डेथ के बाद भी वुंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इंसाइज्ड वुंड्स और लैसरेटेड वुंड्स क्या होता है, अभी ये इसका डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शेप क्या होता है? इंसिस्ड में स्पिंडल होता है, इसमें इरेगुलर है। मार्जिन रेगुलर, इसमें इरेगुलर है। एंगल शार्प एंड वेल डिफाइंड, इसमें ब्लर है और इल डिफाइंड, यानी इसमें इतना डिफाइंड नहीं है। वॉल्स कैसी होती हैं? स्मूथ है। शोइंग नो ब्रिजिंग, इसमें रेगुलर है। ब्लीड, इसमें प्रोफ्यूज, इसमें कंपैरेटिवली देखो लेसरेशन में मैंने बताया था कि कम होता है। हेयर कट इन द लाइन, इसमें पुश्ड होता है। हेयर बल्ब कट, इसमें क्रश्ड होता है। एरिया नॉट ब्रूज्ड, इसमें ब्रूज नहीं होता, इसमें ब्रूज होता है क्योंकि वो ब्लंट फोर्स है, इसी वजह से ब्रूज यहाँ पर होता है। तो समझ आ गया होगा, ये इंसाइज्ड वुंड है। चॉप वुंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। स्टैब वुंड्स की बात करते हैं जो कि सिलेबस में है। चॉप वुंड्स नहीं है ना? मुझे तो याद है कि चॉप वुंड्स नहीं है, जहाँ तक मैंने भी नहीं पढ़ा था। चॉप वुंड्स नहीं, मैकेनिकल इंजरीज में चॉप वुंड्स नहीं है। हाँ एक मिनट, चॉप वुंड्स देखो क्या क्या है यहाँ पर। एब्रेशन, ठीक है, इसमें तो दे ही रखा है इन्होंने, बट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चॉप वुंड्स नहीं है, एब्रेशन, लैसरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चॉप वुंड्स तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैब वुंड्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चॉप वुंड्स नहीं है ना, स्टैब वुंड्स कहाँ गया? Stab wounds या फिर puncture wounds. A stab wound is an injury caused by a sharp pointed weapon when the sharp tip is thrust into the body. इसमें क्या होता है? एक तो होता है penetration wounds और एक होता है perforating wounds. देखो होता क्या है, इसे मैं समझा दूँ पहले कि ये होता क्या है। stab wounds, ये आपकी बॉडी है, मैं इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। ये आप खड़े हो इस तरह से, तो ये आपका, आप कैसे खड़े हो कि आपका फेस मेरी तरफ नहीं है, आपका फेस राइट या लेफ्ट है। तो किसी ने आपके मारा, आपकी बॉडी इतनी चौड़ी मैंने बना दी, ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं हो। तो आपको किसी ने मारा तो वो दो तरीके से मार सकता है। स्टैब वुंड्स क्या होता है कि या तो वो इसने मारा चेस्ट पर कि वो आपका जो वेपन था वो यहाँ तक गया है, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि वो पूरा आर पार हो गया है। तो स्टैब वुंड्स एक बारीक सा, जो कि आपके बहुत पतला, जो गहरा ज़्यादा जाता है, जिसकी चौड़ाई इतनी नहीं होती है, जो कि डीप लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि सिर्फ पेनिट्रेट हुआ है, अंदर तक गया है, आर पार नहीं हुआ। तो पेनिट्रेटिंग वुंड्स में आर पार नहीं होता, बट परफोरेशन में आर पार हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला बनाया। तो पेनिट्रेटिंग वुंड्स व्हेन द वेपन आफ्टर पासिंग थ्रू द टिश्यूज ओपन इन टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी, हैंस अ पेनिट्रेटिंग वुंड हैज़ गॉट एन एंट्री। इसमें एंट्री तो होगी बट एग्जिट नहीं होगा। परफोरेटिंग में व्हेन द वेपन पासेस थ्रू एंड थ्रू द बॉडी मेकिंग टू वुंड्स, एक तो एंट्रेंस का और एक एग्जिट का। समझ आ रहा है कि आपने चेस्ट से रॉड घुसाई और वो फिर कमर से निकल गई, कितना दुख वाला, मेरे से तो भूला नहीं जा रहा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता है, वाकई वो बड़े निर्दयी लोग हैं कि जो ऐसा करते हैं। हम तो अमन और शांति की ही कामना करते हैं कि
इतना भी क्या ही करना है, ठीक है, कि लोगों का मर्डर कर रहे हैं, इतना बेदर्दी से मार रहे हैं। अभी तो मेरे ही गांव में एक ऐसा केस हुआ है जहाँ पर हाथ भी तोड़े गए, पैर भी तोड़े गए, सर्वाइकल भी तोड़ी गई है, ठीक है। तो बहुत दिल दहला देने वाले ये केस होते हैं। पता नहीं लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आती है, हमसे तो सोचकर भी बोला नहीं जाता, ठीक है। लोगों में इतनी हिम्मत है, बहुत ज़्यादा उनका दिल सख्त हो गया है, जिन्हें समझ नहीं आता कि सामने वाले को कितना दर्द हो रहा होगा। एक ज़िंदा आदमी, समझ तो ऐसा नहीं कि वो अनकॉन्शियस था, वो ज़िंदा, ठीक है। और हाथ भी तोड़े गए, पैर तोड़े गए, सर्वाइकल तक तोड़ दी गया। एंड वहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन भी दिया। डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा है ना आपने? तो ये हालत है, इतनी बेरहमी है। खैर चलिए अब हम बात करते हैं causative weapons की। फ्लैट एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ एंड डैगर, शार्प एंड राउंड ऑब्जेक्ट्स लाइक निडल, आइस पिक्स, इलोंगेटेड एंड ब्लंट लाइक सीजर्स या फिर फेंस। सीजर से तो देखो आर पार नहीं होगा, तो ये कैसे कौन सा करेगा? पेनिट्रेटिंग वुंड्स कॉज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था लोहे की रॉड, वही एग्जाम्पल उनके साथ उसी से उन्हें इंजर्ड किया गया था, तो वही मेरे दिमाग में एकदम स्टक किया है, क्योंकि हाल फिलहाल की ही बात है। तो लोहे की रॉड आर पार हो सकती है, खैर वो तो आर पार नहीं उनके हुई थी, उनके तो पैर और हाथ ही तोड़े गए थे। तो ये आर पार जो हो सकते हैं वो क्या हो जाएगा? परफोरेशन और पेनिट्रेटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप वुंड्स क्या होता है कि मार्जिन क्लीन कट विद नो एब्रेशन और कॉन्ट्यूजन, इसमें कोई कॉन्ट्यूजन, कोई एब्रेशन नहीं होता। हेल्थ मार्क मे बी प्रेजेंट इन फुल पेनिट्रेशन। हिल्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई चाकू है, उसके पीछे अलग जो चाकू है वो तो एकदम प्लेन है, उसके पीछे का हैंडल होता है, तो उस हैंडल का मार्क ही हिल्ट मार्क है। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कम होती है जिसमें डेप्थ ज़्यादा होती है। मूवमेंट ऑफ वेपन में इंक्रीज इट्स लेंथ। विथ नोटेड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द कट एजेस। इलास्टिसिटी ऑफ स्किन प्रोड्यूस 1 से 2 mm का डिफरेंस। डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ ज़्यादा होती है लेंथ से और ब्रेथ से। डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली द लेंथ ऑफ द ब्लेड बट थ्रस्टिंग फोर्स ऑल्सो इफ ओवर एब्डोमेन, ठीक है। ये सिर्फ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, किस फोर्स से मारा जा रहा है उससे भी वो ज़्यादा हो सकता है। डायग्नोस्टिक फीचर्स हैविंग ऑल द फीचर्स ऑफ इंसिस्ड वुंड बट डेप्थ इज मोर। सारे ही फीचर कैसे होते हैं? जैसे इन्होंने बताया एब्रेशन ब्रूज नहीं है, जो कि इंसिजन में भी नहीं होते, तो सिर्फ फ़र्क है तो वो लेंथ का है और डेप्थ का है। उसमें लेंथ ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है इंसिजन में, और स्टेप वुंड्स में डेप्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। अब ये वाले करेक्टरिस्टिक एंट्री वुंड के और एग्जिट के बहुत ज़्यादा, जनरली बिगर दैट द वुंड ऑफ एग्जिट। जो एंट्री है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वुंड। एग्जिट वाला पीस ऑफ क्लोथ फाइबर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वुंड। जैसे आपने कपड़ा पहना है, तो जब कोई नाइफ से आपके ऊपर वार करता है तो आपके कपड़ों के या उसके कोई फाइबर्स अंदर की तरफ मिलते हैं वुंड में। मार्जिन्स आर क्लीन एंड क्लीन कट एंड इनवर्टेड, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। आप समझो, एग्जांपल ले लो कि चेस्ट से लेकर आपके कमर से पास किया गया है, तो चेस्ट वाले रीजन में आपकी स्किन अंदर की तरफ होगी, राइट। मार्जिन्स आर क्लीन क्योंकि अंदर है। एब्रेशन ब्रूजिंग ये सब नहीं होगा, हो सकता है तो हिल्ट की वजह से हो सकता है। शेप ऑफ वुंड में करस्पॉन्ड टू शेप ऑफ वेपन, ठीक है। वुंड का शेप किस तरह से, उससे पता चल सकता है कि किस तरह का वेपन यूज़ किया गया है। जो एग्जिट वुंड है वो एक तो छोटा होगा एंट्री वाले से, और उसमें क्लॉथ फाइबर आउटवर्ड होंगे और उसकी स्किन भी आउटवर्ड होगी जो कमर से निकलेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, स्टेप वुंड्स आर मोस्टली सुसाइडल होते हैं या फिर होमिसाइडल होते हैं। होमिसाइडल ही ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंटल वुंड्स रेयर होते हैं, ठीक है। पोजीशन, नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ वुंड्स में इंडिकेट मोड ऑफ एक्शन के सुसाइडल था, एक्सीडेंटल था या होमिसाइडल था। द शेप ऑफ द वुंड में इंडिकेट द क्लास एंड टाइप ऑफ वेपन, वो बता सकता है। द डेप्थ ऑफ द वुंड विल इंडिकेट द फोर्स ऑफ पेनिट्रेशन, कि कितने फोर्स से मारा गया, उतनी जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे गहराई उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये डिपेंड करता है। डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ वुंड इंडिकेट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द एस क्या बोलते हैं इसे,
असॉल्ट जिस पर हो रहा है, ठीक है, एंड द विक्टिम। द एज ऑफ द इंजरी कैन बी डिटरमाइंड, वो किस तरह से, देखो स्टेप वुंड ऐसा होता है। इसकी एज तो यहाँ पर लिखी नहीं है। एज अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इन सीजन वाला लिख सकते हो। डिफेंस वुंड की बात करते हैं कि तो वुंड्स आर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वुंड्स आर रिजल्ट इन ऑफ द इमीडिएट एंड इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, यानी खुद को बचाने के लिए जो वो एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो डिफेंस वुंड है। या तो वो देखो सबसे पहले वो किस तरह से अपने आप को बचाता है, वो पहले सेव हिम फ्रॉम द अटैकिंग वेपन से, या तो वो हाथ उठाएगा या फिर वेपन को पकड़ लेगा, ठीक है। अब उसने हाथ उठाया होगा तो ये लगा होगा, वेपन को पकड़ा होगा तो ये लगा होगा। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव डिफेंस वुंड आर सस्टेन्ड व्हेन ऑफेंडिंग वेपन इज हेल्ड बाय द विक्टिम इन सेल्फ डिफेंस, जब वो पकड़ा जाता है। दीज आर यूजुअली इंसेस्ड सस्टेन ऑन द पाम। डिफेंस वुंड क्या होता है कि पैसिव, यानी ये क्या है कि जो बचाने के लिए वाइटल पार्ट्स को, जैसे दिल को बचाने के लिए वो अपना ये वाला पार्ट लेके आएगा, जो कि इस इमेज में दिखाया गया है। ये वाला दिल को बचाना है, चेस्ट को बचाना है तो ये वाला, और कभी उसने पकड़ लिया तो ये वाला पार्ट, यानी ये एक्टिव है, ये पैसिव वुंड्स है। Fabricated fictitious wounds, the wound inflicted on the body by the person himself or by another person to misguide the investigators with some malefied intentions or ulterior motives, यानी परिस्थिति को बदलने के लिए, ठीक है। अब कोई इंसान क्या करता है कि मैं तो खुद ही घायल हूँ, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, वो वाली बात है। मोटिव टू ब्रिंग अ चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन और टू इम्प्लीकेट एन इनोसेंट पर्सन इन अ फॉल्स केस, टू एक्यूज पुलिस ऑफ मेल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग कस्टडी, ठीक है, कि पुलिस ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पुलिस वॉचमैन गार्ड्स क्लेम एफिशिएंटली ड्यूरिंग कैचिंग एनकाउंटर्स विद क्रिमिनल, जब ये सब पकड़े जाते हैं तो ये काम करते हैं कि उन्होंने मुझे भी मारा था, देखो मेरे निशान। मर्डरर मिसगाइडिंग द इन्वेस्टिगेटर्स दैट किलिंग वॉज सेल्फ डिफेंस, बाय मिलिट्री मैन टू एस्केप सर्विस और फॉर लीव, ठीक है, कि छुट्टी चाहिए। बाय वेमेन टू ब्रिंग चार्जेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, बाय मेंटल इल पर्सन और टू फैब्रिकेट फेंड इंसैनिटी, पता नहीं, रिलीजियस फैनेटिक्स, पता नहीं, फॉर ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेपन क्या यूज़ होता है? शार्प एज लाइट कटिंग वेपन्स कॉमनली यूज्ड। ठीक है, कि अपने हाथ पैर काट लिए। फायर आर्म्स कौन ही यूज़ करेगा, बहुत कम होता है। केमिकल मार्किंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लंट वेपन्स कम यूज़, क्योंकि भाई दर्द होता है इनसे, ठीक है, इससे तो पता नहीं जान ही चली जाए, तो केमिकल यूज़ कर लेते हैं, या फिर शार्प एजेस। साइट एक्सेसिबल होता है, एक तो नॉन वाइटल होगा कि कोई अपना दिल तो नहीं फाड़ देने का, ठीक है, पेट तो नहीं फाड़ने का। एक्सेसिबल हाथ पैर, ठीक है, छोटे छोटे चोट। टॉप ऑफ द हेड, फोरहेड, आउटर साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म, ये सारे एक्सेसिबल पार्ट्स हैं, यहाँ पर मार सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड पे तो नहीं मार सकता। फ्रंट ऑफ लेफ्ट फोर आर्म, फ्रंट ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन, फ्रंट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ थाइज। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन। इंजरीज का वुंड आर सुपरफिशियल होता है, मल्टीपल होता है, मेड हाफ हार्टेडली। सुपरफिशियल होंगे कि ज़्यादा मुझे चोट ना लगे, मल्टीपल होंगे, काट काट के देखा गया, एक बार तो नहीं कट लग सकता ना। वुंड में भी इंसाइज्ड, कॉन्ट्यूजन्स और स्टैब्स एंड बर्न्स हो सकते हैं। सीन कहाँ पर होगा? एक्सेसिबल एरिया, नॉन वाइटल होगा, जहाँ पर लेस फंक्शनिंग एरिया होगा। कॉज बाय लाइट कटिंग मटेरियल जैसे नाइफ, फ्रेजर और ग्लास पीस से। इफ क्लोथ्स आर इन्वॉल्व दे आर डैमेज, दे आर कट इन अ वे इनकम्पेटेबल विद द नंबर, लेंथ, डायरेक्शन ऑफ नेचर ऑफ वुंड्स। इस तरह के ये होते हैं धोखेधड़ी वाले। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फायर आर्म इंजरीज। तो यहाँ पर हमारे मैकेनिकल इंजरीज ख़त्म हो गई हैं 2 वीडियोज़ में, ये पार्ट 2 में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम इंजरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फायर आर्म इंजरीज़ की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड व्यवहार
आयुर्वेद यानी अगत तंत्र, द स्टडी ऑफ ट्रॉमा कॉज बाय फायर आर्म्स इज द क्रिटिकल branch of medical jurisprudence. Gunshot wounds present unique diagnostic and reconstructive challenges. Ballistics is broadly divided into three distinct phases: internal ballistics, external and terminal यानी wound ballistics. Internal मतलब the study of the projectile movement, forces and chemical reaction within the barrel of the weapon. यानी इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मूवमेंट, फोर्स, केमिकल रिएक्शन जो हुई है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल फ्लाइट का पाथ कैसा था, ठीक है। हवा मतलब वो कहाँ से चला था, कितनी दूरी थी, कैसी हवा थी, किस डायरेक्शन में थी, क्या क्या उसके अगेंस्ट में फोर्स लग रहे थे, उसका पाथ कैसा था, ये सारी बातें हम वहाँ पर एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में जानते हैं। टर्मिनल या फिर वुंड बैलिस्टिक्स में फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द लिविंग और डेड। तो अब हम टर्म यानी वुंड में क्या पढ़ेंगे, उसका फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसा था लिविंग या फिर डेड बॉडी के टिश्यू पर। तो ये था बैलिस्टिक्स। मैं आपको बता देती हूँ, जब हम FSL गए थे तो बैलिस्टिक्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जब सर ने बताया कि किस किस तरह से वहाँ पर केसेस आते हैं और कैसे वो जांच पड़ताल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानने में बहुत अच्छा था। तो उसी के बाद से मुझे असल में बैलिस्टिक्स पसंद आया। मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग है ये। बाकी उसके बाद से तो मुझे अगत तंत्र से ऐसा प्यार हो गया था कि जो इसका मॉडर्न पार्ट है, जो मैं वहाँ पर देख के आई हूँ, जो मैंने सीखा, एक ही दिन जाकर ना अगत तंत्र मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था सेकेंड ईयर में। तो आप भी अगर आपके कॉलेज वाले लेके जाए ना तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ज़रूर FSL जाना, बहुत मज़ा आने वाला है। सेकेंड बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ फायर आर्म्स डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज कॉकटेल की। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो, व्हेन अ वेपन फायर it is not merely the blood that exits the muzzle. A cocktail of thermal, chemical and physical agent escape, each leaving distinct signature on the skin and clothes of the victim. यानी बुलेट क्या करती है, कॉज फिजिकल पेनिट्रेशन, मैकेनिकल शेयरिंग एंड कैविटेशन ऑफ द टिश्यू करती है। फ्लेम एंड हॉट गैसेस क्या करती हैं, जो उसमें गर्मी होती है ना, वो हॉट गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, सिंगिंग ऑफ एयर। वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगिंग ऑफ हेयर क्या होता है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। तो इट्स अ कर्लिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बर्निंग करती है ऑफ द स्किन एंड टिश्यू। हॉट गैसेस एक्सपेंड रैपिडली एंड ओवर बोनी एरियाज, दे स्ट्रेच द स्किन टू इट्स बर्स्टिंग पॉइंट कॉजिंग स्टिलेट और क्रूशिएट टीयर्स, ठीक है। याद रखेंगे इसमें जो वर्ड्स हैं। वैसे तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैकेनिकल इंजरीज़ ही है, लेकिन मैकेनिकल इंजरीज़ फिर फायर आर्म ऐसे इनकी जो इम्पॉर्टेंस है वो कम होती जाती है, ठीक है। जो थर्मल में पढ़ेंगे उसमें तो आपको बस रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, बाकी जो आएगा वो हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उसका स्मोक एंड सूट यानी कार्बोनेशियस डिपॉजिट क्या करता है, ब्लैकनिंग करता है। क्या करता है, ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द एंट्रेंस वुंड, जो कि आप देखोगे कि वो कैसा होता है, ब्लैकिश वुंड होता है। इट इज़ सुपरफिशियल एंड कैन बी इजिली वाइप्ड ऑफ विद अ वेट क्लॉथ और स्पॉन्ज। Unburnt and partially burnt gunpowder particles. These are driven forcefully into the epidermal and dermal layer of the skin, cause tattooing. ठीक है, क्या कॉज करता है, पेपरिंग या टैटूइंग। दिस इज एन एक्टिव इम्प्लांटेशन, कैन नॉट बी वाइप्ड और वॉश आउट। यानी ये जो टैटूइंग होता है कैसा होता है, मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ना कि इसके आसपास इतने छोटे छोटे गन पाउडर की वजह से यहाँ पर मार्क्स हो गए, तो इसी को कहा जाता है टैटूइंग ऑफ स्किन। और इन्हें आप वाइप आउट या वॉश आउट नहीं कर सकते, जैसे बताया था इसमें कि ये वाला तो जो ब्लैक है उसे आप कपड़े से साफ़ कर सकते हो, लेकिन टैटूइंग को आप कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते। मेटालिक पार्टिकल वेपराइज मेटल फ्रॉम द ब्लड जैकेट कोर और प्राइमरी कंपाउंड, जिसमें लेड, बेरियम और एंटीमनी होते हैं, विच सेटल ऑन द वुंड और क्लोथिंग, ठीक है। मेटल के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो इसमें इंपॉर्टेंट थी ये वाले जो लक्षण है, ये बस इंपॉर्टेंट है कि सिंगिंग ऑफ हेयर्स, बर्निंग, ब्लैकनिंग किसकी वजह से होता है, टैटूइंग क्या होता है और इसे वॉश आउट नहीं किया जा सकता, ये गन पाउडर की वजह से होता है, ठीक है। ये याद रखना कि किसकी वजह से होता है, गन पाउडर जैसे छिड़कता है ना, जैसे तेल छिड़कता है, अच्छा एग्जाम्पल याद आया तो आपके डॉट 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 उसकी बूंदें छींटे आ जाते हैं, तो उसी तरह से गन पाउडर वाली बात है,
तो टैटूइंग ऑफ स्किन। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रेंस वुंड एंड बाय रेंज फायर। तो एंट्रेंस वुंड का रेंज से क्या रिलेशन है कि रेंज पास है तो क्या होगा, दूर से फायर हुआ है तो क्या होगा। तो गन शॉट 0 सेंटीमीटर, हार्ड कॉन्टेक्ट, बिल्कुल ही सटा के मारेंगे तो क्या होगा। द मजल इज प्रेस firmly अगेंस्ट द स्किन, ऑल डिस्चार्ज एलिमेंट एंटर द वुंड ट्रैक, स्किन अराउंड द वुंड मार्जिन मे शो अ क्लीन मजल इम्प्रिंट, जिसमें चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू अकर ड्यू टू लोकलाइज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग टू मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। देखो बिल्कुल हार्ड कांटेक्ट है तो इससे क्या होगा कि जो सारे ही डिस्चार्ज एलिमेंट वुंड में चले जाएंगे, जितने भी मेटल वाले डिस्चार्ज हैं, कपड़े हैं, सब अंदर, कपड़ों का भी जो है वो सब अंदर चला जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि मज़ल इम्प्रिंट की कोएक्सियल ब्रूज विद बैरल एंड, यानी मज़ल जो हमारा जो गन के आगे का जो पार्ट है, ठीक है, तो वो जब आप स्किन से लगाओगे तो वहाँ पर भी उसका निशान होगा, ब्रूज हो सकता है। और ये बोल रहे हैं कि चेरी रेड डिस्कलरेशन होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है, वैसे तो ये पूरा नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो सिर्फ एग्जिट और एंट्री वुंड ही पूछेगा। ठीक है, लूज कॉन्टेक्ट, थोड़ा अगर स्मॉल गैप एग्जिस्ट करता है तो अलाउ शूटिंग द फ्लेम टू allow soot and flame to escape laterally, creating a circular zone of blackening and burning around the margins. अब जो वो आप ऐसा समझो, जो गर्मी है, जो उसकी हीट है, जो हॉट गैसेस हैं, अब उन्हें निकलने के लिए स्पेस मिल गया तो लेटरली भागती हैं। अब जब लेटरली भागेंगी तो सर्कुलर जोन बनाएंगी, कैसे कलर का, ब्लैक एंड बर्निंग अराउंड द मार्जिन्स ओवर फ्लैट बोन, जैसे कि स्कल ट्रैप गैस क्रिएट्स अ मैसिव ब्लो आउट रिजल्टिंग इन अ लार्ज स्टेलेट इन स्टार शेप और लेसरेटेड वोन। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर लगता है तो क्या क्रिएट करता है, यानी वो फट जाती है स्किन, लेसरेशन वहाँ पर हो जाता है, वो फट जाती है। एक तो गन शॉट का तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ लेसरेशन भी हो जाएगा। क्लोज रेंज की बात करते हैं, 1 से 15 सेंटीमीटर के बीच में बर्निंग होगा, सिंगिंग ऑफ हेयर होगा एंड हैवी ब्लैकनिंग होगी। द वुंड मार्जिन इज स्लाइटली इन्वर्टेड, अंदर को हो जाएगा। टैटूइंग हो सकती है, मे बिगिन एट द आउटर मार्जिन्स। ठीक है, टैटूइंग कहाँ होगी, सिर्फ आउटर मार्जिन्स पे। नियर या फिर इंटरमीडिएट रेंज, ठीक ठाक रेंज है, यानी 1 मीटर से 1 से 3 फीट, इसमें क्या होगा, टैटूइंग होगा, क्योंकि ये दूर से अच्छा खासा वहाँ पर वो फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा, गन पाउडर। फ्लेम एंड स्मोक डू नॉट रीच दिस फार, अब जो फ्लेम है और जो स्मोक है, जो हॉट गैसेस हैं, वो इतनी दूर तक नहीं पहुँचेंगी, तो इस वजह से ब्लैकनिंग अपसेंट होगा। अनबर्न पाउडर ग्रेन्स ट्रैवल फर्दर बिकॉज देयर हायर मास एंड डेंसिटी, तो इसी वजह से तो टैटूइंग होती है। डिस्टेंट रेंज की बात करते हैं, 1 मीटर से ज़्यादा तो कोई बर्निंग, कोई सिंगिंग, कोई ब्लैकनिंग, कोई टैटूइंग नहीं होता है। वुंड इज नीट, सर्कुलर एंड ओवल, कोई लैसरेशन वगैरह नहीं होगा। कैरेक्टराइज ओनली बाय द मैकेनिकल फीचर ऑफ ब्लड। अब इसमें क्या होगा, एब्रेशन कॉलर एंड द ग्रीस कॉलर होगा। ये क्या होता है, मैं इमेज से बताती हूँ। एब्रेशन कॉलर का मतलब होता है कि जब एब्रेशन लगता है, एब्रेशन आपको पता है खरोच लगती है, तो स्किन जब फ्रिक्शन लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक रेडिश कलर के निशान हो जाते हैं, रेडिश ब्लैक, तो इसे कहा जाता है एब्रेशन कॉलर, क्योंकि एब्रेशन की वजह से होता है। अब इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैकिश कलर। ग्रीस का मतलब क्या होता है, तेल, तो जो ब्लड का तेल होता है, ग्रीस होता है, उसकी वजह से जो निशान होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, एब्रेशन कॉलर एंड ग्रीस कॉलर। अब हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कि एंट्री और एग्जिट वुंड में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारी मैम को बहुत पसंद था। जब हम एफएसएल गए थे तो वहाँ पर भी हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी कि अगत तंत्र की डेफिनेशन क्या है, कि गन पॉइंट, गन शॉट, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी, क्योंकि वहाँ पर पहले उन्होंने हमारा भी तो जायज़ा लिया है कि तुम कितना पानी में तुम कितना पानी में हो, पहले ये तो बताओ। तो लेकिन ठीक ठाक हमारा इंप्रेशन गया था, बच्चों ने बता दिया था। ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे वो टीचर बैठे हैं, सारे अपने 2 टीचर्स थे। ठीक है, और वो इतने सारे एफएसएल वाले, अब भाई इतने बड़े बड़े के आगे मेरे बस की तो बिल्कुल भी बोलना नहीं था। मैम की क्लास में, सर की क्लास में तो मैं बोल लेती थी, लेकिन वहाँ जाके तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं, तो मैंने तो एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हमारे क्लास के बाकी बच्चों ने अच्छे से बता दिया था। साइज ऑफ द वुंड की बात करते हैं तो एंट्रेंस वुंड
छोटा होता है एंड एग्जिट वुंड लार्ज होता है, जनरली स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द स्किन एक्सेप्ट इन शॉर्ट ओवर बोन। हाँ, क्योंकि यहाँ पर लेसरेशन हो जाता है, बताया था ना मैंने आपको, लेसरेशन की वजह से वो फट जाता है, तो वहाँ पर वो बड़ा हो जाएगा। जनरली लार्जर देन द एंट्रेंस वुंड एंड बुलेट कैलिबर ड्यू टू ब्लड डिफॉर्मेशन, टम्बलिंग एंड सेकेंडरी बोन फ्रैगमेंट्स। तो साइज ऑफ द वुंड जो एंट्री का होता है वो छोटा होता है और एग्जिट वुंड मोस्टली बड़ा होता है। सिर्फ ये याद रख लेना, शेप इसका रेगुलर होगा, सर्कुलर होगा, ओवल होगा, कैसा भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर में पता चल जाएगा कि सर्कुलर, जैसे मैंने इमेज दिखाया था टैटूइंग वाले में। इसमें क्या होगा, इरेगुलर होगा, क्योंकि अब बुलेट बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लग लग के वो एकदम अपना पाथ नहीं तय कर पाती है, तो इरेगुलर होगा, स्ट्रेट स्लेट लाइक और लेसरेटेड हो सकता है, नो सेट पैटर्न। अब जो याद रखना है वो वुंड मार्जिन्स की बात है। इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि देखो अंदर की तरफ जाएगी ना स्किन। अब यहाँ ये आपकी स्किन है तो अंदर को गोली जाएगी, तो स्किन भी अंदर को ही तो होगी, और जब इवर्शन होगा तो बाहर को निकलेगी स्किन भी और गोली भी बाहर को, तो तब बाहर होगा। तो इसमें इन्वर्टेड होता है, इसमें आउटवर्ड इवर्टेड होता है। टिश्यू का लॉस, डिस्टिंक्ट लॉस ऑफ टिश्यू होता है, इसमें नो टिश्यू लॉस। एब्रेशन कॉलर प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि एब्रेशन कॉलर तो शुरू में ही लगेगा ना, ठीक है, बाद में तो वो सारे टिश्यू ही है, वो सब ख़त्म हो जाएगा, फ्रिक्शन लगता ही रहेगा, तो जो दिखेगा वो हमें वो सिर्फ एंट्री वाला दिखेगा। ग्रीस कॉलर इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। बुलेट वाइप्स इट लुब्रिकेंट लेड एड बैरल, ये सब शुरू में ही ख़त्म हो जाएगा, तो बाद में तो बुलेट सिर्फ खून की ही होगी, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होगा। बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें हमेशा एब्सेंट होगा। इतना लंबे समय तक वो क्या ही होगा, ठीक है, फिर तो खून ही खून बचेगा। बेवलिंग ऑफ बोन्स का क्या मतलब है कि इंटरनल टेबल पिविल फ्लेयर्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, ठीक है, वही बात ये बोल रहे हैं कि अंदर, बस इतना याद रख लो कि अंदर की तरफ को स्किन मुड़ी होती है, बस इसे छोड़ दो, ठीक है। फॉरेन एलिमेंट्स देखो, इसमें फॉरेन एलिमेंट्स जो हमारा बॉडी के कपड़े हैं, सॉइल है, रस्ट है, ये सब इसमें मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, जब वो बाहर जाएगी, जब कोई हड्डी टूटती है तो हड्डी के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स मिलेंगे, जिन्हें जो बुलेट है वो अपने साथ बाहर की तरफ लेके आती है। पूरा तो बाहर नहीं लाएगी, लेकिन उसके कुछ अंश, जैसे बोन्स के कुछ अंश मिल जाएंगे, टिश्यूज़ के मिल जाएंगे और ऑर्गन्स के। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो द फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिटरमाइन द रेंज डिटरमाइन करनी है कि जो टैटूइंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। टैटूइंग मिल रही है मतलब पास से है, नहीं मिल रही है तो दूर से, बिल्कुल फ्रेश है तो इसका मतलब दूर से, ब्लैकनिंग मिल रहा है, टैटूइंग मिल रहा है, एब्रेशन कॉलर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब पास से है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि वो दूर है या पास है, कहाँ से फायरिंग हुई है। फिर डायरेक्शन ऑफ फायरिंग क्या है कि ऑन स्किन, ऑन बोन, तो ऑन स्किन अ परपेंडिकुलर शॉट क्रिएट अ परफेक्टली सर्कुलर एब्रेशन कॉलर, एन ऑब्लिक शॉट क्रिएट एन सेंट्रल ओवल या एसिमेट्रिक एब्रेशन कॉलर विद द वाइडर मार्जिन इंडिकेटिंग द साइड फ्रॉम विच द बुलेट अप्रोच। अगर आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर मारा है तो बिल्कुल वो तो सीधी ही चली जाएगी, कोई साइड वाला कोई टिश्यू खराब नहीं होगा, सीधा, तो वो बिल्कुल सर्कुलर होगा। लेकिन अगर आपने साइड से गोली मारी है तो वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगा, थोड़ा ओवल होगा, ठीक है, एक्लिप्स हो सकता है, ओवल हो सकता है। तो समझ रहे हो, तो ये पता चल सकता है किस डायरेक्शन से मारी गई, किस डायरेक्शन में वो फटा है, ठीक है, स्किन किस डायरेक्शन में फटी है। अब बोन की बात करते हैं, द पासेज ऑफ ब्लड थ्रू द फ्लैट बोन, जैसे कि स्कल प्रोड्यूस अ फनल शेप क्रेटर, द स्मॉलर डायमीटर ऑफ द फनल रिप्रेजेंट द एंट्री पॉइंट, वाई द वाइडर वाला क्या बताएगा कि वो एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। फिर मैनर ऑफ डेथ क्या है कि सुसाइडल शॉट्स, होमिसाइडल हो सकता है और एक्सीडेंटल हो सकता है। सुसाइडल की बात करें तो सिंगल कॉन्टैक्ट, देखो सिंगल होगा, कॉन्टैक्ट वेरी क्लोज होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर से तो नहीं मारेगा ना। एरियाज ऑफ इलेक्शन क्या होता है, टेम्पल, सेंटर ऑफ फोरहेड पे मारता है, रूफ ऑफ माउथ पे मारता है और प्रीकॉर्डियम। और इसमें क्या होता है, कैडावरिक स्पैज़म मिलता है, मे लॉक द वेपन फर्मली इन द विक्टिम हैंड विच इज़ एब्सोल्युटली प्रूफ ऑफ सुसाइड। हैंड में टेस्ट पॉजिटिव फॉर गन शॉट रेजिड्यू, GSR, ठीक है। सबसे पहले तो कैडावरिक स्पाज्म हम देखेंगे कि उसमें कैडावरिक यानी जो बंदूक है ना वो उसी के हाथ में रह जाती है। इतनी सडन डेथ होती है, एकदम से जो डेथ होती है उसमें गन उसके हाथ में रहेगी तो पता चल जाएगा कि भाई ये सुसाइड है। और दूसरी बात, जो गन शॉट पाउडर मिलेगा हमें, गन शॉट रेजिड्यू मिलेंगे हमें,
तो ये था सुसाइडल शॉट जिसमें कैडावरिक स्पाज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमिसाइडल की बात करते हैं तो मल्टीपल वुंड्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल वुंड्स इसीलिए है कि आप सोचो कि कोई आपको अगर गोली मारता है तो आप उसे बचने की कोशिश करोगे। उसने मान लो आप मान लो उसने चेस्ट का निशाना रख के मारा है तो आप थोड़ा नीचे या ऊपर हो जाओगे तो वो चेस्ट पर नहीं लगेगी, तो उसे दोबारा मारना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीपल वुंड्स मिलते हैं, ठीक है। शॉट्स फायर फ्रॉम अ डिस्टेंट रेंज होता है। एंट्रेंस वुंड लोकेटेड इन एनाटॉमिकल एरियाज जो कि इनएक्सेसिबल टू विक्टिम होता है, यानी बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द चेस्ट, जहाँ पर नहीं जा पाता है विक्टिम का हैंड, जो कि एक्सेसिबल नहीं है उस विक्टिम के लिए। डिफेंस वुंड्स ऑन द हैंड्स आर्म में भी प्रेजेंट, डिफेंस वुंड भी मिलते हैं। एक्सीडेंटल में क्या होगा, सिंगल होगा, एटिपिकल ट्रेजेक्ट्री होगी। अब जब एक्सीडेंटल है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑफन अकर ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ वेपन, कभी कभी क्या हो जाता है, साफ कर रहे थे आप वेपन को और आप ही साफ दुनिया से हो गए, ठीक है। तो इसलिए उन्हें साफ भी मत करो, छो ही मत उन्हें, जो जैसे गंदे रखे उन्हें गंदे ही रखे रहने दो। कभी आप वेपन साफ करो और जान से ही हाथ धो बैठो, ठीक है। टारगेट शूटिंग इसमें होता है, और सेलिब्रेशंस में खुशी खुशी में किसी और की खुशी आप छीन लो, ठीक है। लीगल प्रोसीजर, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्लोथिंग मस्ट बी ड्राइड अंडर शेड एंड प्रिजर्व इन अ क्लीन। हाँ पता है, चलो मैं बता देती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं FSL की बातें याद करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो वो सारी यादें ताज़ा होती हैं और मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर कपड़े मतलब पैक हुए रखे थे वहाँ पर कपड़े, तो उन्हें सुखाया गया था, फिर उन्हें क्लीन बैग में पैक कर दिया गया था। वुड मार्जिन मस्ट नॉट एक्साइज और डिस्टर्बिंग ड्यूरिंग सर्जिकल डेब्रीमेंट। इफ पॉसिबल बुलेट पास शुड बी मैप्ड एंड डॉक्यूमेंटेड केयरफुली। हमें उन्होंने बताया था कि जो ये तो वो बोल रहे हैं कि सर्जरिकल जो भी हो रहा है तो कोशिश करें कि उस वुंड को ज़्यादा ना परेशान करें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कैसा पाथ था। वो बताते हैं कि यहाँ खड़े होकर मारा होगा, इस तरह से एंगल होगा, ये उसका पाथ होगा, तो वो सारी बातें सर ने हमें बताई थी। एम्बेडेड बुलेट्स मस्ट बी रिट्राइव्ड यूजिंग रबर टिप्ड फोर्सेप्स टू अवॉइड स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो जो बुलेट अंदर धंस गया उसे कैसे निकाला जाता है, रबर टिप फोर्सेप्स से, ताकि स्ट्रेचिंग द बैलिस्टिक मार्क्स ऑन द मेटल सरफेस, ताकि जो स्किन है वो स्ट्रेच ना हो और जो मार्क्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये था हमारा फायर आर्म इंजरीज़। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टाटा बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम इंजरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थर्मल इंजरीज़ की बात करेंगे, जिसमें हम बर्न्स एंड कोल्ड इंजरीज़ की बात करेंगे, यानी जो ज़्यादा टेम्परेचर से इंजरीज़ होती हैं वो, और जो कम टेम्परेचर से इंजरीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि थर्मल इंजरी इज़ डिफाइंड एज टिश्यू डैमेज और डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी टू और फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब दिस encompasses डैमेज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट, जैसे बर्न्स कॉज कर सकता है, स्कार्स, एंड एज वेल एज एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट एंड ट्रेंच फुट, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्लासिफाई किया है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरीज़ भी हमारे सिलेबस में है। तो हाइपरथर्मिक इंजरीज़ यानी जो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होती है, वो ड्राई हीट की वजह से क्या होगा, फ्लेम बर्न्स, रेडिएंट हीट, कॉन्टैक्ट विद हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्कार्स, ब्रांडिंग। इसका ये मतलब है, ड्राई हीट का मतलब समझते हो जैसे आपके गरम गरम चिमटा लग जाए, ठीक है। मॉइस्ट हीट का मतलब है लिक्विड से, तो ड्राई हीट मतलब आपके चिमटा लग जाता है, तो फ्लेम बर्न्स, रेडिएंट हीट एंड कांटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, ये होता है मॉइस्ट हीट, यानी कांटेक्ट विद हॉट लिक्विड, जैसे वाटर, ऑयल, टार और चाय, ठीक है, कॉफ़ी, ये सारी बातें हैं।
फिर आता है केमिकल बर्न्स, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली, कोरोसिव एजेंट से। इलेक्ट्रिकल बर्न्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल पासेज से विच जनरेट एक्सट्रीम जूल्स विद हीटिंग विद इन टिश्यू। लास्ट आता है रेडिएशन बर्न, जो कि यूवी लाइट, एक्सरे, आयनाइजिंग रेडिएशन से कॉज होता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। इसके बाद हाइपोथर्मिक यानी कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरीज क्या है, वो लोकल कोल्ड इंजरीज जैसे कि फ्रोस्टबाइट, फ्रीजिंग ऑफ टिश्यू, एंड नॉन फ्रीजिंग इंजरीज जैसे कि ट्रेंच फुट, इमर्शन फुट एंड चिलब्लेन्स। सिस्टेमिक कोल्ड इंजरी जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया यानी पूरी ही बॉडी में। देखो, लोकल का मतलब है ये सिर्फ पैरों पर दिखता है, पैर पर, हाथ पर और फेस पर, ये लोकल है, मतलब ये जो एक्सपोज पार्ट है। हाइपोथर्मिया क्या होता है, सिस्टमिक कोल्ड इंजरीज। मैं आपको चलो बता देती हूँ। मैं कल ही, पता है, मैं पहले सोचती थी कि टाइटैनिक पूरा डूब गया था और उसमें से कोई नहीं बचा, बट कल मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि उसमें से काफ़ी लोग, 710 बचे थे और टोटल 1500 थे या 1500 की डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं सोचती थी कि सारे मर गए थे। तो फिर उसने बताया, चैट जीपीटी ने, कि ये जो मरे थे वो हाइपोथर्मिया से मरे थे, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था उस टाइम पानी का 2 डिग्री सेल्सियस था। तो 2 डिग्री सेल्सियस में वो कैसे मरे, जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया से, फ्रॉस्टबाइट से नहीं कि कुछ हिस्सा नहीं, वो तो पूरे ही डूब गए थे ना, तो पूरा ही शरीर का क्या हो गया था, टेम्परेचर कम हो गया था। तो वो जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया यानी ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द सिस्टम जो हाइपोथर्मिया होता है। तो समझ आ गया कि टाइटैनिक में जो लोग थे उनकी डेथ कैसे हुई थी, हाइपोथर्मिया से हुई थी। करेक्टरिस्टिक एंड डिग्री ऑफ बर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर तो मैं लिखूंगी ही, क्योंकि अगर देखो मैं बताती हूँ, अगर इससे क्वेश्चन आता है ना तो फिर ये डिग्री ऑफ बर्न्स पूछे बिना आपको जाने नहीं देगा। ये इसके बिना तो सवाल आता ही नहीं है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये डिग्री ऑफ बर्न्स, अच्छा करेक्टरिस्टिक्स एंड डिग्री ऑफ बर्न्स कहाँ है, अच्छा ठीक है, ये वाला बर्न तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दूसरा वाला बर्न है, ठीक है, ये वाला बर्न है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रूल ऑफ 9, ठीक है। चलिए सबसे पहले डिग्री ऑफ बर्न देख लेते हैं कि इसमें कितनी डिग्री होती है। देखो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने कुछ बताया है, आचार्य चरक ने कुछ बताया है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं। हम 3 वाला पढ़ेंगे बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 3 वाला, क्योंकि वैसे भी इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है और आएगा तो शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में आने का इसका कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री आता है कि वो सुपरफिशियल है, सेकंड डिग्री पार्शियल थिकनेस और थर्ड डिग्री फुल थिकनेस होती है। क्या बोल रहे हैं देखते हैं कि एनाटॉमिकल डेप्थ कितनी होती है। फर्स्ट डिग्री में लिमिटेड टू द एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस तक होगा। जैसे इसमें क्या क्या, इसमें पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सिम्टम्स होंगे, इरिदमा यानी रेडनेस होगा, माइल्ड इडिमा हल्का सा सूजा हुआ होगा, एंड पेन तो होगा ही। नो वेसिकल्स और ब्लिस्टर्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इसमें वेसिकल्स और ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं। एक्टिव कंजशन ऑफ कैपिलरीज। इसके बाद इसमें हीलिंग का क्या है, हील विद इन 3 to 6 डेज विदाउट स्कैरिंग, आउटर लेयर डी स्क्वेमेट। इतना नहीं सोचो, बस इसमें ये याद रखना कि विदाउट स्कार, जो कि मैंने आपको बताया था एब्रेशन में भी, कि एब्रेशन में क्या होता है, सिर्फ एपिडर्मिस का ही तो डिसइंटीग्रेशन होता है। तो जब भी एपिडर्मिस वाली चोट होती है तो वहाँ पर कोई स्कार नहीं रहता। आ रही है ना बात समझ में। चलिए, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो डायरेक्ट मत देखना। सबसे पहले हमारा मैकेनिकल इंजरीज़ और उसके बाद फायर आर्म इंजरीज़, उसके बाद ये थर्ड वीडियो है हमारी थर्मल इंजरीज़ की। पहले वो दोनों भी देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। इसमें जैसे हम सिंगिंग ऑफ हेयर पढ़ेंगे, वो मैंने आपको फायर आर्म इंजरीज़ में बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले बता के आते हैं, आप पहले वो देखा कीजिए, बाद में एज प्रोसीड जैसे चैप्टर बढ़ता है उसी हिसाब से आप भी हमारे साथ चला कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड डिग्री यानी पार्शियल थिकनेस की। तो इसमें क्या होगा, एपिडर्मिस एंड वेरिएबल डेप्थ ऑफ द डर्मिस। अब इसमें एपिडर्मिस के साथ क्या कवर हो जाएगा, डर्मिस भी आ जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ
ब्लिस्टर्स हो जाएगा, जिसमें फ्लूइड होता है, ठीक है, इंटेंस पेन होता है। और आपको पता ही है जहाँ पर आपका मुझे लगता है सबके साथ ज़िंदगी में एक बार ऐसा होता ही है कि जल जाते हैं, तो वहाँ पर वो ब्लिस्टर हो जाते हैं, बहुत दर्द करता है, ठीक है। रॉ रेड सरफेस इफ़ ब्लिस्टर रप्चर्स, ठीक है, ये उससे भी ख़तरनाक है कि अगर वो रप्चर हो जाता है तो बहुत अजीब गंदा, ठीक है, और पेनफुल होता है ये, ठीक है। तो समझ आ गया कि इसमें क्या होता है, सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर्स कॉज होते हैं जिसमें पानी भरा होता है और अगर वो फट जाता है तो अंदर से रॉ रेड सरफेस दिखता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये कब हील होता है। सुपरफिशियली तो 10 से 21 दिन में हील हो जाता है विद मिनिमल स्कार्स, ठीक है, जिसमें कम होते हैं। और अगर डीप है, देखो इन्होंने कहा है कि एपिडर्मिस तो है ही, अब डर्मिस में भी सुपरफिशियल और डीप लेयर्स होती हैं। अब अगर डर्मिस का सुपरफिशियल लेयर है तो 10 से 21 दिन में हो जाएगा और कम से कम स्कार होगा। लेकिन अगर डीप है डर्मिस में तो ऑफन लिविंग स्कार, तो उसका स्कार हो सकता है और उसे ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कुछ हफ्ते। समझ आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड डिग्री, जिसमें फुल थिकनेस होती है, जैसे एंटायर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, जैसे स्वेट ग्लैंड्स। ये चीज़ याद रखना कि इसमें क्या आ जाता है, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, स्किन अपीयर्स ड्राई, क्योंकि स्वेट ग्लैंड ही क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेदरी हो जाएगी, चेयर्ड हो जाएगी, वाइट पर्ली, ये सब मैंने आपको टर्म्स बताया था, चेयर्ड वगैरह क्या है। तो ड्राई का तो समझ आ गया। इनसेंसिटिव टू पेन, ये वाली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पता है कैसे हाईलाइट करूँगी। जो बात पता है, मेरी जो अगत तंत्र वाली मैडम थी, आई रियली लाइक हर, वो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि जो उनका पढ़ाने का तरीका था ना, वो इतने अच्छे से उन्होंने बताया है मुझे, मतलब मुझे नहीं, पूरी क्लास को। बट आपको पता है कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ तो उनकी तारीफ़ करते हैं, कुछ बुराई करते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे इनकी बुराई करते हैं किस तरह के बच्चे हैं। मैडम इतनी बढ़िया से समझाती हैं अगत तंत्र में। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ मैम की वजह से आया है। मेरी मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कि क्या टॉपिक क्या, लेकिन वो यही है कि बच्चे कभी किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, बट शी इज़ वेरी 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 गुड टीचर। आई रियली लाइक हर, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे ही टीचर पसंद है जो पढ़ाते हैं पूरा दिल से, वो क्लास में आती है और पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं है कि नागा कर दिया, नहीं भाई, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बहुत बढ़िया टीचर है। तो आप भी अपने टीचर से पढ़ा करो, बढ़िया होते हैं सारे टीचर्स, ठीक है। बच्चों की बात में नहीं आना कि ये अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। अरे बच्चे कभी किसी की तारीफ़ करते ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता कि वो हर किसी की बुराई करते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है थर्ड डिग्री ऑफ बर्न में, वो ये है कि इट इज़ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि नर्व भी डैमेज होती है, ठीक है। तो क्योंकि नर्व एंडिंग, रुक जाओ मेरा गला, तो नर्व एंडिंग ही जब डैमेज हो गए तो कोई पेन नहीं होता। तो समझते हो, मैम को बड़ा पसंद था। मैम पूछती थी कि बताओ 3 डिग्री ऑफ बर्न्स होती हैं तो सबसे ज़्यादा पेन किस में होता है। अब हमारी अकल जितनी चलेगी वो हम यही कहेंगे मैम थर्ड डिग्री है, सबसे ज़्यादा जला होगा तो सबसे ज़्यादा पेन होगा। नहीं भाई, उसमें तो नर्व ही ख़त्म हो गई, तो पेन कहाँ से होगा। तो पेन सबसे ज़्यादा किस में होता है, जब भी तो यहाँ पर लिखा गया है इंटेंस पेन। यहाँ पे पेन नहीं होता, पता ही नहीं चलता, पेन तो होता होगा, डैमेज भी ज़्यादा है, लेकिन जब नर्व ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द लोकल नर्व एंडिंग, नो ब्लिस्टर्स फॉर्म ऑन द डेड टिश्यू। समझ आया। कैन नॉट हील स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम स्किन, रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिंग, हैवी स्कारिंग। तो ये बहुत ख़तरनाक वाली बात है कि यहाँ पर क्या करें, एकदम से हील नहीं होता है और अच्छा खासा मार्क यहाँ पर रह जाता है। ये वाला ना हमारे यहाँ पर नहीं है कि हमारे यहाँ 3 ही, मेरी मैम ने 3 ही बताया था मुझे, तो सिर्फ 3 ही पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है कि रूल ऑफ 9 क्या है, ठीक है। तो रूल ऑफ 9 में क्या है कि इसका आप एक बार इमेज अपने उससे देख लेना, बुक से, लेकिन ठीक है समझ आ जाएगा, ठीक है, बिना बुक के भी। पीडियाट्रिक्स वाला याद नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले आता है हेड एंड नेक 9%, टोटल कितना होगा, 100% होगा ना। तो ऐसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, 9 × 11 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 9 आएगा 11 बार और फिर 1% आएगा जेनाइटल्स का। समझ आ गया। तो सबसे पहले देखो पेरिनियम एंड जेनाइटल्स कितना है, 1% है,
बाकी हमें 11 बार 9 चाहिए, तो जब भी तो 99 हो पाएगा। तो चलो, तो सबसे पहले मैं आपको 1 2 3 भी करती रहूँगी साथ में, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। हेड एंड नेक 1, चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है, देखो, आगे का चेस्ट 9, पीछे का चेस्ट 9, समझ आ गया। बैक एंड बटक्स, अच्छा सॉरी इन्होंने अलग से दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि देखो आगे का, देखो एंटीरियर देखो, जिसमें 9 तो चेस्ट का आ जाएगा और 9 आ जाएगा एब्डोमेन का, यानी ऐसा समझो कि 9 चेस्ट और 9 आपका पेट आ जाएगा। ऐसे ही पीछे आपका 9 बैक का आ जाएगा और 9 बटक्स का आ जाएगा। समझ आ गया, समझ आ रहा है। यहाँ भी मैं 9 लिख देती हूँ जो मैंने 1 लिखा है, ठीक। समझ आया कि 9 आपका चेस्ट का था, फिर 9 आपका एब्डोमेन का आ गया, 9 आपका बैक का था, 9 आपका बटक्स का आ गया। फिर राइट अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, राइट वाला अपर जो राइट है, राइट हैंड है आपका, उसका अपर एक्सट्रीमिटी का 9 आ गया। रुक जाओ, अच्छा हाँ, तो ये लेग में थोड़ा अलग है। देखो हाथ होते हैं बिल्कुल हल्के, पैर ऐसा समझ लो कि पैर ना दुगने हैं हाथ से। तो राइट वाला जो आर्म है, राइट वाला पूरा हाथ के लिए 9 आएगा, लेफ्ट वाले पूरे हाथ के लिए 9 आएगा। लेकिन जो पैर है हमारा, जो राइट पैर है, उसमें एक आगे वाले का आएगा, एक पीछे वाले का आएगा। तो 9 + 9 यानी एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर करते हैं इसमें। लेफ्ट में भी एक तो लेफ्ट एंटीरियर वाला पार्ट, एक लेफ्ट पोस्टीरियर वाला पार्ट। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 9 + 9 आ जाएगा। तो अब देख लो कितनी बार 9 हुआ, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार 9 हो गया, मतलब 99 हो गया। और 1 आता है जेनिटलिया का। तो याद कैसे करोगे, गर्दन सबसे ऊपर से चलो नीचे तक। सबसे पहले आ जाता है सर, उसका 9 हो गया। फिर आ जाओ अपना चेस्ट पर और एब्डोमेन पर, ये दोनों आगे के हिस्से हैं तो इनके 9 + 9 हो जाएगा। फिर पीछे आ जाओ, 9 + 9 बैक एंड बटक्स का हो जाएगा। फिर एक हाथ का 9, फिर दूसरे हाथ का 9, ठीक है। फिर एक पैर का आगे का 9, एक पैर के पीछे का 9, दूसरे पैर का आगे का 9, दूसरे पैर का पीछे का 9, और फिर 1% जेनिटल्स। समझ आ रहा है। अब हम देखते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ बर्न्स। इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको जो इम्पॉर्टेंटली मैंने बता दिया था वो ये था और ये था। जो इम्पॉर्टेंट इसमें है वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, ठीक है। आप ये भी देख लेना एक बार जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। तो अब आते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट पर। कॉज ऑफ डेथ क्या है कि इमीडिएट, डिलेड या फिर वीक्स हो गए। तो इमीडिएट में क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक, प्राइमरी शॉक फ्रॉम पेन या डर, ठीक है, एस्फेक्सिया से ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस लाइक CO, HCN, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लेरेंजियल स्पाज्म। तो इमीडिएट कॉज किस वजह से होता है, सबसे पहले तो न्यूरोजेनिक शॉक दिमाग में लग जाता है, ठीक है। फिर एस्फेक्सिया और फिर लेरेंजियल स्पाज्म, ये भी वो खुद हो जाता है। लेरेंजियल स्पाज्म आपको ड्राई ड्रोनिंग में मिलेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एस्फेक्सिया का ही अगत तंत्र में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, वेट करो, जल्दी ही वीडियो आएगी। डिलेड हाइपोवोलेमिक शॉक यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों होगा, क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और हाइपोवोलेमिक शॉक। वीक्स किसकी वजह से होता है, जो मोस्टली होता है वो सेप्सिस, मोस्ट कॉमन डिलेड कॉज। तो सेप्सिस यानी इन्फेक्शन फैल जाता है उसकी वजह से, या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो सेप्सिस है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल। एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा होता है अकरिंग ड्यू टू डोमेस्टिक एक्सीडेंट, जैसे स्कार्डिंग, किचन फायर्स और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स। सुसाइडल भी काफ़ी होता है, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व सेल इमुलेशन यूजिंग एक्सिलरेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल। टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न्ट इज सिमेट्रिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एंड मूविंग डाउनवर्ड्स। ये चीज़ याद रखना कि सिमेट्रिकल होता है और सर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ आता है।
नेक्स्ट बात करते हैं होमिसाइडल की। इन्फ्लिक्ट टू कॉज डेथ और टू डिस्ट्रॉय एविडेंस ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग क्राइम, जैसे बर्निंग ऑफ द बॉडी आफ्टर होमिसाइड। आपने किसी को मार दिया और उसे जला दिया। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ प्रायर टू बर्निंग इज क्रिटिकल। ठीक है कि क्या कॉज था डेथ का, अब उसे जला दिया गया तो वो सारे सबूत मिट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। फिर हम बात करते हैं कोल्ड इंजरीज की। कोल्ड इंजरीज क्या होता है? कोल्ड इंजरीज अकन व्हेन टिश्यू आर एक्सपोज टू लोअर टेम्परेचर लीडिंग टू लोकलाइज सेलुलर डैमेज और सिस्टमिक साइकोलॉजिकल कोलैप्स। ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है? इसमें लोकलाइज्ड कोल्ड इंजरीज और कहाँ गया, लोकलाइज्ड कोल्ड इंजरीज नॉन फ्रीजिंग वाले, ये फ्रीजिंग वाले और सिस्टमिक वाले, ठीक है। वो हाइपोथर्मिया जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो चिलब्लेन्स क्या होता है। इन्फ्लेमेटरी स्किन लेजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक एक्सपोजर टू डैम्प नॉन फ्रीजिंग कोल्ड, characterized by localized erythema, swelling, itching and sometimes superficial ulceration especially on toes and fingers। देखो चिलब्लेन्स क्या होता है, बस इसमें ये याद रखना कि इसमें डैम्प एरियाज में यहाँ पर खड़े होते हैं और इसमें क्या होगा, देखो एरिथमा, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग एंड समटाइम्स अल्सर भी हो सकते हैं। नॉन फ्रीजिंग कोल्ड यानी ये जमा हुआ नहीं है। ट्रेंच फुट की बात करते हैं कि यहाँ पर कॉज बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर डे टू वेट कंडीशन, वेट कोल्ड कंडीशन अबव फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन लीज, अब क्या होगा जब ठंड होती है तो वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से इश्चीमिया, डैमेज टू पेरिफेरल नर्व, कैपिलरीज, नमनेस होगा, इवेंचुअल गैंग्रीन विदाउट एक्चुअल टिश्यू फ्रीजिंग। फिर लोकलाइज्ड कोल्ड इंजरीज, एक्चुअल फ्रीजिंग ऑफ टिश्यू लिक्विड्स। देखो यहाँ पर क्या होता है कि लोकलाइज्ड का मतलब समझते हैं, यहाँ पे बॉडी में आपका खून नहीं जमा है, नॉन फ्रीजिंग वाली है। इसमें आपका क्या होता है, खून जम जाता है, यानी एक्चुअल फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है। ब्लड, टिश्यू फ्लूइड्स वो सब क्या होता है, वो जमने लगते हैं, फॉर्मिंग आइस क्रिस्टल्स, जो कि क्या बना लेता है, आइस क्रिस्टल्स दैट मैकेनिकली डिस्ट्रॉय सेल मेम्ब्रेन्स। ये भी 3 डिग्री में क्लासीफाई हम इसे करते हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, एडिमा, ट्रांसिएंट नमनेस एंड सुपरफिशियल डिस्क्वेमेशन। सेकेंड डिग्री में वेसिकल्स एंड बुली फिल्ड विद क्लियर और मिल्की फ्लूइड, इसमें होता है, उसमें भी सेकेंड डिग्री में ही होता था वेसिकल्स और हाइपरथर्मिक मार्जिन्स। थर्ड डिग्री में फुल थिकनेस स्किन नेक्रोसिस हो जाती है, हिमोरेजिक ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ये याद कर लेंगे। फोर्थ डिग्री में कंप्लीट नेक्रोसिस, मसल्स, टेंडन्स, बोन्स लीडिंग टू ड्राई गैंग्रीन एंड ऑटो एम्पुटेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रख लेना कि क्या क्या हो रहा है बस। सिस्टमिक कोल्ड इंजरीज में मैंने आपको बताया था हाइपोथर्मिया से होता है। इन द बिलो ये क्या कह रहे हैं, 35 डिग्री सेल्सियस 9 जस्टिफाइज एज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर क्या होता है, छोड़ो बस। हाइपोथर्मिया क्या होता है, अच्छा छोड़ते नहीं है, देखो ये जब बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, इट इज़ क्लासिफाइड एज माइल्ड। अगर वो 32 है, ठीक है, वो 32 डिग्री सेल्सियस से 35 है तो वो माइल्ड हाइपोथर्मिया है। मॉडरेट के लिए 28 से 32 है तो वो मॉडरेट है। सीवियर हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर 28 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट की, जो कि इतना इम्पोर्टेंट इसका तो नहीं है। इसमें देख लो क्या बोल रहे हैं वो कि हाइपोथर्मिया वैसोमोटर पैरालिसिस अगर कॉजिंग वासोडाइलेशन, हाँ तो पैरालिसिस हो जाएगा तो वासोडाइलेशन हो जाएगा। फॉल्स सेंसेशन ऑफ इंटेंस हीट, स्ट्रिप्स ऑफ देयर क्लोथिंग शॉर्टली बिफोर डेथ। हाँ पता है ये वाला आपको मैं बताती हूँ, ये मैंने देखा था या तो ध्रुव राठी की वीडियो में या फिर एक पाकिस्तानी चैनल है ज़ेम टीवी,
वो वीडियोस बनाते हैं इस तरह की। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि लोग ना, जब वो ठंड लगती है उन्हें, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मतलब दिमाग में हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। ठीक, तो जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि वो क्या फील करते हैं कि इंटेंस हीट, उन्हें लगता है कि बहुत गर्मी, और जिसकी वजह से वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं कि गर्मी है। तो ये क्या होता है, ये दिमाग काम नहीं करता है उस टाइम पर, इतना ठंड में इस तरह के काम वो करते हैं। हाइड एंड डाई सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, नॉटोमैनल सेल्फ प्रिजर्वेशन बिहेवियर वेयर द विक्टिम क्रॉल्स इनटू अ कन्फाइंड हिडन स्पेस जस्ट अंडर फर्नीचर, क्लोजेट्स, बिटवीन रॉक्स बिफोर they found in a fetal hypothermia, the bright red postmortem lividity। ये याद कर लेना कि इसमें कैसी होती है, ब्राइट रेड लिविडिटी होती है ड्यू टू हाई ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड इन द सुपरफिशियल टिश्यू। कोल्ड इनहिबिट ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ठंड है वो इनहिबिट करती है, वो टूट नहीं पाते हैं। दिस में अब ये वाली बात है कि ये किसके लिए मिमिक करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर साइनाइड पॉइजनिंग से। सिमेट्रिकल पेटलर एंड ब्राइट पिंक्स डिस्कलरेशन ओवर जॉइंट्स। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा पूरा थर्मल इंजरीज़। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इतना ही, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुच्चा ही टॉपिक है, नहीं आएगा एग्ज़ाम में, आता भी नहीं है, बहुत कम इसके चांसेस हैं। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचता है वो है डाउरी डेथ, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंजरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंजरीज़ का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि है डाउरी डेथ, जिसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट हमारे सिलेबस में है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हमारा आईपीसी था और सीआरपीसी था और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब नया नाम जिनका आ गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय सुरक्षा अधिनियम BSA 2023 में ये चेंज हो गया है। इसमें आप देखिएगा कि प्रोविज़न डिटेल्स ये याद कर लीजिएगा, सेक्शन ये आ सकता है, ठीक है। सब्सटेंटिव ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ के लिए सेक्शन 80 BNS है। डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी बाय हस्बैंड या रिलेटिव सेक्शन 86 BNS है। स्टेटरी प्रिजम्पशंस ऑफ डाउरी डेथ के लिए सेक्शन 118 BSA। मैंडेटरी इंक्वेस्ट एंड ऑटोप्सी प्रोसेस के लिए सेक्शन 194 BNSS है। तो ये चीज़ याद कर लेना, ओल्ड वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ये गलती हो गई थी। मैम ने बहुत चिल्ला कर कहा था कि आईपीसी याद मत करना, BNS याद कर लेना, लेकिन मैंने याद नहीं किया। और MCQ आया था, ये तो शुक्र था कि शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं आया था, MCQ आया था। वो एक MCQ मेरा गलत हो गया था, बिकॉज़ मैंने आईपीसी वाले याद कर लिए थे, लेकिन एग्ज़ाम में जो MCQ आया था वो BNS वाले से आया था, अनफॉर्चुनेटली। आपके लिए तो अब ये फॉर्चुनेट है कि आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, लीगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाउरी डेथ। नेचर ऑफ डेथ क्या है, द डेथ ऑफ द वीमेन मस्ट बी कॉज बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरीज और मोस्ट अगर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी अननेचुरल डेथ हो, ठीक है। तो इसमें क्या पता चलता है कि नेचर ऑफ डेथ कैसा होता है कि या तो उसके बर्न्स होंगे, बॉडी पे इंजरीज होंगी, या फिर नेचुरल डेथ नहीं होगी। टेम्पोरल रिक्वायरमेंट, द डेथ मस्ट टेक प्लेस विद इन 7 years, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 साल से कम या पूरे 7 साल, अगर इस टाइम में डेथ होती है तो उसे अंडर डाउरी डेथ रखा जाता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। क्रुएलिटी और harassment, it must be shown that a woman was subject to cruelty or harassment by her husband और his relatives। सिर्फ husband की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उसके relatives भी। Dowry nexus, such cruelty or harassment must be for on in connection with any demand। क्या होता है dowry as defined under section 2 of Dowry Prohibition Act 1961। वो क्या करते हैं, any demand for dowry, इसके लिए
प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम क्या है? द क्रुएलिटी और हरासमेंट मस्ट हैव अकर्ड सून बिफोर हर डेथ, एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन अ अब्यूज़ एंड द फर्टिलिटी। अगर वो मतलब जैसे उसकी हत्या से पहले भी उसके साथ हरासमेंट हुआ है तो ये बताता है, ये कंफर्म करता है इस चीज़ को कि हाँ ये डवरी डेथ ही है। पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 82 ऑफ BNS mandates that whoever commit dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, जो कि 7 साल से यानी 7 साल से कम यानी 7 साल की जेल होगी, which may extend to आजीवन कारावास। ठीक है, कि पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहिएगा आप। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट, देख लीजिएगा इसका कि when a married woman dies under suspicious or unnatural circumstances within 7 years of marriage, the medical and investigative response is strictly beyond section 194 of BNS 2023 strictly bound. जैसे mandatory inquest, the police officer must immediately inform the nearest executive magistrate. The inquest must be conducted by or in the presence of magistrate. Mandatory autopsy होती है, the body must be sent for a postmortem examination to the nearest authorized medical officer. The examination cannot be waived or bypassed by family consent. उसमें ज़रूरत ही नहीं है, फैमिली कंसेंट चाहिए ही नहीं है। क्यों देंगे? फैमिली वाले तो कहेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं कराना है, बट वो ज़रूरी है अगर हमें शक है तो। मैंडेटरी ऑटोप्सी है, कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के घर वाले राजी हैं या नहीं है। क्राइम सीन प्रिजर्वेशन, द सीन मस्ट बी मेटिकुलसली फोटोग्राफ्ड एंड वीडियोग्राफ्ड टू सेफगार्ड ट्रांजिएंट फिजिकल एविडेंस। स्मेल ऑफ कैरोसिन तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रगल मार्क्स और लेआउट ऑफ लाइगेचर्स, ये सारी चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं वहाँ पर। समझ आ रहा है? क्योंकि घर वाले तो साफ कर देंगे। फिर आता है रोल ऑफ मेडिकल जूरिस्ट ड्यूरिंग ऑटोप्सी में क्या क्या रोल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, कि डवरी डेथ टिपिकली मैनिफेस्ट थ्रू 3 मेजर मोडेलिटीज़, बर्न इंजरीज होंगी या फिर एस्फिक्सियल डेथ होगा या फिर पॉइजनिंग होगी। द मेडिकल जूरिस्ट मस्ट डिफ्रेंशिएट वेदर द डेथ इज सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। सबसे पहले तो ये बताओ कि सुसाइडल थी, होमिसाइडल थी, एक्सीडेंटल थी, और अगर सुसाइडल थी या होमिसाइडल थी, एक्सीडेंटल थी, उसमें से बर्न इंजरी से डेथ हुई है, एस्फिक्सियल डेथ हुई है या फिर पॉइजनिंग से डेथ हुई है। क्रूशियल साइंस टू एग्जामिन बेस्ड ऑन मोडेलिटी, तो बर्न इंजरीज में क्या होगा? एंटीमॉर्टम वर्सेस पोस्टमॉर्टम बर्न्स, द प्रेजेंस ऑफ लाइन ऑफ रेडनेस, हाइपरमिक जोन, सूथ पार्टिकल्स इनसाइड द ट्राइकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, कन्फर्म दैट विक्टिम वॉज अलाइव व्हेन सेट ऑन फायर। तो जब आप जिंदा आदमी को आग में जलाते हो तो उससे आपको 3 चीज़ें पता चलती हैं। लाइन ऑफ रेडनेस मिलता है, सूथ पार्टिकल्स इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मिलता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने योग्य है, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न्स की बात करेंगे तो होमिसाइडल बर्न्स ऑफन शो एज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो होमिसाइडल होंगे वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, स्पैरिंग एरियाज कवर्ड बाय टाइट क्लोथिंग। ठीक है, डिस्प्ले डिफेंसिव स्प्लैश पैटर्न्स ऑफ केरोसिन पेट्रोल। सुसाइडल बर्न्स आर ऑफन यूनिफॉर्म फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो सुसाइडल है वो यूनिफॉर्म होता है, इरेगुलर नहीं होता, और सिर से शुरू होता है और पैरों तक जाता है, और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्मेल ऑफ एक्सेलरेंट्स, द स्कैल्प, हेयर एंड अनबर्न क्लोथिंग मस्ट बी प्रिजर्व टू डिटेक्ट द स्मेल और केमिकल रेजिड्यू ऑफ कैरोसिन, गैसोलीन और इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स, के जो जलाया है वो किस तरह से जलाया है। ठीक है, कि कैरोसिन से, गैसोलीन से, वो उसके कपड़े से और उसके बाल से पता चल सकता है। एस्फिक्सियल डेथ, अब एक्सफिक्सियल डेथ में हैंगिंग हो सकती है या स्ट्रैंगुलेशन से, है ना, गला घोट कर मार दिया या लटका के मार दिया। तो सबसे पहले लाइगेचर मार्क देखो। इन सुसाइडल हैंगिंग द लाइगेचर मार्क स्टेपिंग, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर एस्फिक्सिया बताऊँगी मैं बहुत अच्छे से आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा दूँगी, बस आप वेट करिएगा। ठीक है,
इसमें मैं आपको ये बाद में ही बताऊंगी। पॉइजनिंग केसेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या दिया है कि फ्रोजन ऑर्गेनोफॉस्फोरस अनयूजुअल स्किन चेरी रेड, ठीक है। इंटरनल ठीक ठीक ठीक, गार्लिक स्मेल हो जाएगा। सिविल कंडीशन विसरप प्रिजर्वेशन, ठीक है ठीक है। ये सब हमने बताया हुआ है पॉइजनिंग जब हमने बताई थी। डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सपर्ट एडवाइस क्या है? The final post-mortem report must be precise, detailed, and completely objective. The medical jurists on the exact biological cause क्या था डेथ का, डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा जाना चाहिए। द अप्रॉक्सीमेट टाइम सिंस डेथ, कि कब उसकी डेथ हुई थी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये वाला जो है चेंजेस ऑफ डेथ, एल्गर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, इंटरमीडिएट चेंजेस ऑफ डेथ, एल्गर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस आपको वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और स्टमक कंटेंट से इनका पता चल जाता है। वेदर द इंजरीज प्रेजेंट वर सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। पता है कभी कभी क्या होता है, जो हमारे ये अभी मुझे इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, कभी कभी शरीर पर चोटें होती हैं लेकिन वो चोट इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती हैं कि वो आपकी डेथ कॉज कर दे। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि आपको गुमराह किया जा सके कि सच क्या है उसका आपको पता ना चले, ठीक है। क्लियर रेस्पॉन्सेस टू मजिस्ट्रियल एंड पुलिस क्वेरीज, ठीक ठीक ठीक। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज वर्सेस होमिसाइडल फोर्स। तो बस यही था आपका डाउरी डेथ का। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया कि 7 साल तक रिलेटिव हस्बैंड ये डाउरी की वजह से, और ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ये करना चाहिए। बाकी ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी सा है, इसमें कुछ नहीं याद करना। हाँ बस जो याद करना है वो ये सेक्शंस हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है। लास्ट ईयर भी नहीं आया था, तो डाउरी डेथ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इंजरीज़ में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है। तो इसमें ये चीज़ MCQ में ये आ सकती है। शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि मेडिको लीगल, एक तो ये वाला आ सकता है, और ये कि एग्ज़ामिन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही पूछेगा आपसे। शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग इससे नहीं बनेगा, ठीक है। MCQ आएगा या फिर लॉन्ग शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। तो आप बस इतना ही कर लेना, बस ये ज़रूर याद कर लेना, ये वाली गलती मत करना, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ और मैंने अपना 1 मार्क्स गंवाया है। तो आप ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।